एक मिनट। So friends, very warm welcome, very good evening to all of you. 1021 नंबर के सेशन में अर्थमित्र गुरु के शानदार शनिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम सभी को पता है कि आज का सेशन कुछ अलग है। आज हमारे साथ में करण दत्ता जी जुड़े हैं। शायद उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अगेन जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हैप्पीली अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस, लेकिन ये क्या है उसके बारे में भी बाद में सवाल जवाब में जानेंगे। ही इज स्पीकर, थिंकर एंड स्प्रिंटर। उनकी राय शायद हम सभी ने कहीं ना कहीं करण को सुना है, कहीं ना कहीं अलग बात करते हैं, और उनके जो पॉलिटिकल और ये जो जियो पॉलिटिकल व्यूज है काफी शानदार होते हैं। तो आज उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ में और जुड़े हैं मिस्टर लव कुमार। लव कुमार को भी हम सब शायद उनका एक नया परिचय दे दूं। हम सभी उनको शायद एक LIC म्यूचुअल फंड के साथ में जुड़े होने के कारण जानते हैं। नाउ ही इज CEO ऑफ सेबेक मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वहां से जुड़े हैं। उन्होंने भी अपना असाइनमेंट, दोनों का एक्सपीरियंस करीबन देखो तो 20 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। MFD के साथ में बहुत सारे सेशंस उनके थॉट प्रोसेस के साथ में जुड़े हुए हैं। So I'm inviting first of all Love Kumar to set the perspective and context of the session. Yes, Love Kumar, over to you. Yeah, so Milind bhai, thank you so much, and I would like to thank and with special gratitude to Karan for agreeing to join this session. और जब भी मैं जियो पॉलिटिकल के बारे में सोचता हूँ और उसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगी उसके बारे में सोचता हूँ तो पहला दिमाग में मेरे जो नाम आता है वो करण का आता है। मुझे याद है मेरे ख्याल से 3 साल पहले करण के साथ हमने एक सेशन किया था, एंड आई थिंक ही टुक दैट सेशन फ्रॉम एम्स्टर्डम that I did for my previous organization in LIC Mutual Fund COVID के time पे, and he was like a showstopper in the session talking about geopolitical scenario happening across the world in India. Now तो अभी भी ना बहुत सारी चीजें जो न्यूज में आ रही थी, हमास का इन्वॉल्वमेंट, इजराइल और ईरान की लड़ाई, उनके बीच में गर्मा गर्मी, अभी हमारे बगल में बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो गया जिससे हमें ऐसा लगता है, दिखता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब एक दिन पहले तक हम उनके साथ गिल्ली डंडा क्रिकेट खेल रहे थे और एक अगले ही दिन उन्होंने गिल्ली डंडा को तलवार बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया, और हमें लगता है कि हमारे जो मिस्टर बॉन्ड थे उनको कुछ पता नहीं है, हमारे 55-56 इंच वाले भाई साहब को कुछ पता नहीं है। सो एकाएक लगा कि कुछ अलग ही हो रहा है दुनिया भर में। हमने कभी ये कहा कि भाई हम तो इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम इजराइल और यूक्रेन और रशिया का लड़ाई भी रुकवा देते हैं और अपने बच्चों को लेके आ जाते हैं। पर जब बांग्लादेश में जो हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या अभी भी हम उसी सॉफ्ट स्टेट में जी रहे हैं क्या, जहां पे हम ये कहते हैं कि हम किसी दूसरे देश के कहने के लिए जो की होती है, हम सबको पता है कि किसी दूसरे देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में हम दखल नहीं देंगे। हमारे बहुत सारे जो हिंदू भाई बहन है वहां पे सताए जा रहे हैं बांग्लादेश में, और अभी भी हम वो 1974 1980s के दशक वाली बातें कर रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, उनको कहेंगे कि आप ये हमारे एट्रोसिटीज रोकिए। और अभी जो पाकिस्तान बांग्लादेश में कर रहा है, ऐसा मुझे लगा कि वो तो 1974 में जो हुआ था उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर रहा है, और हम शायद कुछ देखते ही रह जा रहे हैं। अमेरिका का बड़ा इन्वॉल्वमेंट हमारे पड़ोसी में हो गया और हमें पता ही नहीं चला। ये सब चीजें ना मुझे बॉदर कर रही थी थोड़ी, और मैं भी आई एम ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्मॉल थिंकर, स्मॉल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, स्मॉल स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और मेरे दिमाग में करण आया। सो आई कॉल्ड हिम अप, can we do something, can we let us talk, and MFD is my favorite segment, मतलब across India. So I said कि let us talk to let us enlighten these MFDs, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। So then I invited him, and then I spoke to Milind bhai, and this is how we are into the session, and I am too very eager to listen to the views of Karan, what he has to say about the current economy and polity. And just to add, Karan, sometime back ना मैं मधु किश्तवाड़ को पढ़ रहा था, उनका अलग ही पर्सपेक्टिव था। उन्होंने कहा कि इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बोला यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, and I will definitely bring it to notice of Karan, so that if we can cover this perspective as well, it will be good and interesting. So thank you so much, and it's over to Karan now. Thank you.
नो, थैंक्स सो मच। और पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद या 2 दिन के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे को ना ये खासकर बहुत अच्छा लगता है कि एमएफटी कम्युनिटी हमेशा फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना, पहला कदम हमेशा एमएफडी लेते हैं। सो थैंक्स लव फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, एंड थैंक्स टू द एंटायर अर्थ मित्रा टीम टू गिविंग फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबसे इसके बारे में बात करूं। बिकॉज इसमें दो चीज हैं, एक तो देश की सिक्योरिटी का एक पहलू है, और दूसरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का भी एक सबसे ज्यादा और अहम पहलू वो भी है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं किसी और से बात कर रहा होता, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले होते, तो उनका जो है ना डायरेक्ट लिंकेज मार्केट से होता नहीं। बट यहाँ पे जो कम्युनिटी है 300 लोगों की, उनका डायरेक्ट लिंकेज कैपिटल मार्केट्स, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टर्स, एंड फाइनली रिटर्न्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये दोनों चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। एंड जहाँ तक अभी मैं बहुत इसको रोज 3 से 4 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और टाइम है मेरे पास, तो पढ़ाई लिखाई का टाइम मिल जाता है। सो 3 से 4 घंटे का पढ़ने का फायदा ये हो रहा है कि अगर कुछ मान लीजिए मिडल ईस्ट में हो रहा है, और जैसे लव ने बोला या जैसे आप सब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ जैसे यूक्रेन में हो रहा है या कुछ ऐसे देश में हो रहा है जहाँ जहाँ से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गारंटीड कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम सब पे है, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, एंड एज अ सोसाइटी। एंड मेरे पास स्लाइड्स हैं, वो हम लोग सब कवर करेंगे उसमें। सो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट इज एक्चुअली, अब जो जियो पॉलिटिक्स है वो आपकी, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। अब आप उससे बच नहीं सकते, अगर आप चाहें भी तो ये अब आपके ड्राइंग रूम में घुस चुका है। सो अब बिग बॉस से ज्यादा जियो पॉलिटिकल इवेंट्स डिस्कस होते हैं ड्राइंग रूम में बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ। एंड द रीजन फॉर दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सडनली आप देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसे कई देश हो चुके हैं जहां पे उनकी एग्जिस्टेंस का ही सवाल उठ गया है। सो कैपिटल मार्केट तो बहुत दूर की बात है, हम लोग का क्या प्रॉब्लम है? हम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे रिटर्न अच्छे हों, और बाकी काफी देश ऐसे ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग अगले दिन के लिए दैट वी एग्जिस्ट। सो आप सोच सकते हैं कितना अंतर आ गया है विद इन द वर्ल्ड। ये बैकग्राउंड लेते हुए व्हाट आई विल डू इज आई स्टार्ट माय स्लाइड्स। सो मेरे पास मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं वो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर वील गेट इनटू क्यूएनए। जैसे भी आपके क्यूएनए होंगे वो चैट बॉक्स या क्यूएनए सेक्शन में आप डाल सकते हैं, एंड देन आई विल ट्राई एंड आंसर जितने हो सकें। सो जस्ट गिव मी 2 सेकंड, मैं आई विल जस्ट स्टार्ट माय स्लाइड्स। और एक मेरे को बस कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि यू कैन सी द स्लाइड, सो दैट Yes, sir. It is visible. Just make आई it एम full जस्ट screen. पुटिंग इट ऑन स्लाइड शो। सो Perfect. ठीक Perfect. है। सो Yes, yes. ये मेरा टाइटल है। पहले ये बाय द वे, ये जो टाइटल मैंने बनाया है ये लिटरली कल परसों बैठ के बनाया है, और पहली बार मैंने ये वर्ड यूज किया है वॉर गेम्स, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये वर्ड वॉर गेम्स इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि काफी इवेंट्स हो रहे हैं पर वॉर गेम्स तक नहीं हुए थे। तो अब बाय फोर्स मेरे को ये ऐड करना पड़ गया। सो टाइटल है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स विच आर शेपिंग नेशंस। बट इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि वॉर एंड गेम्स आर हैपनिंग, बट दिस टाइम जो वॉर्स हो रही हैं किसी भी फॉर्मेट में, दे आर एक्चुअली नॉट फॉर ज्योग्राफी, दे आर नॉट फॉर लैंड, दे आर प्राइमरली फॉर आइडियोलॉजी। यानी कि ये सारे जंग जितनी भी चल रही हैं जहां पे भी आप देख रहे हैं, ये आइडियोलॉजिकल जंग है, नॉट नेसेसरली फॉर लैंड। एंड ओवर टाइम व्हेन आई स्पेंड टाइम ऑन द स्लाइड्स, इसके बारे में वी कैन टॉक मोर, बट आई जस्ट वांट टू गिव दैट बैकग्राउंड कि ये मत समझिएगा कि सब एवरीथिंग इज अबाउट लैंड। ना, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज अबाउट आप किस दृष्टि में, किस दृष्टिकोण से दूसरे नेशंस को देखना चाहते हैं। सो विद दैट बैकग्राउंड आई वांट टू कम टू द नेक्स्ट point that like I was sharing with all of you कि अब जियोपॉलिटिक्स आप ना चाहते हुए भी अब इसका हिस्सा बन चुके हैं, बिकॉज जितना कुछ पिछले 4 साल में मैंने देखा है, जो कुछ पिछले 3 से 4 या 5 साल में हुआ है वो शायद 50 साल में नहीं हुआ हो। और
मतलब अगर आप यकीन ना मारे तो लेट मी शो यू, ये केवल 3 साल की लिस्ट है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड जस्ट अराउंड अस। एंड कोई ऐसा वो नहीं है, डेट का कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, इट्स जस्ट 2 स्लाइड्स है मेरी, ये जो पिछले 3 साल के इवेंट हैं। और मैंने स्टार्ट ही किया ऐसे कोविड के साथ, जो कभी हुआ ही नहीं था, जो 100 साल में नहीं हुआ वो इस बार ही हो गया कोविड। और अभी तो हम लोग सब उसके बारे में सोचते नहीं है, और वो दिन खत्म हो गए हैं। पर कल परसों से एक नया चालू हो गया है, मंकी पॉक्स। और डब्ल्यूएचओ ने उसको अब हाईलाइट कर दिया है, बिल गेट्स ने उसके बारे में थोड़ा एक हफ्ता पहले बोल दिया था कि ये मंकी पॉक्स आने वाला है। और धीरे धीरे पाकिस्तान में 2 केस, फिर छोटे से किसी देश में 2 केस, स्वीडन में 2 केस, शायद इंडिया में एक आधा केस है। अब धीरे धीरे वो कोविड-19 वाली स्टोरी खत्म, अब हल्के से मंकी पॉक्स की बात चालू हो गई है। देखते हैं उसका क्या होता है। फिर एक 2019 में जिस प्रकार से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए स्टूडेंट्स को लेकर, मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग में, और वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट थे, वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को। अब चीन पूरे तरीके से हांगकांग में घुस चुका है, चाइना नाउ कंट्रोल्स हांगकांग, एंड दीज प्रोटेस्ट वर टू गेट मोर फ्रीडम। द स्टूडेंट्स वांटेड के बॉस हम हांगकांग है, हमको समझ में नहीं आता है ये सब, हमको अपनी फ्रीडम चाहिए। वो क्या तरीके से चाइना ने आके उसको दबाया ना, वो आज तक निकला नहीं है। वो उसके बाद प्रोटेस्ट तो छोड़िए, हांगकांग की शक्ल ही बदल गई है। चाइना के जितने भी डेट हैं आप सब देख चुके हैं, श्रीलंका की फोटोएं आपने देखी थी, जैसे आप लोगों ने बांग्लादेश की अभी फोटोएं देखी है कि लोग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के खाना खा रहे हैं, वो श्रीलंका में 1 साल पहले हो चुका है। वही फोटोएं, वही सब चीजें, वही स्विमिंग पूल में लोग कूदी मार रहे हैं। एंड एक थ्रेड सब में ये कॉमन है कि जिसने भी डेट लिया हो चाइना से, वो सारे देश डूबते जा रहे हैं। बिकॉज वो चाइना से डेट लेना मतलब, जैसे कहते हैं ना लोन शार्क, लोन शार्क है चाइना। वो क्या डॉक्यूमेंट में भी क्या साइन कराता है पता नहीं चलता है। सो वो भी हमने देख लिया। फिर जो अपने देश में 62 साल से नहीं हुआ वो भी हो गया, इंडिया का क्लैश चाइना के साथ गलवान में, और हमारे 20 सोल्जर भी शहीद हो गए, ये भी नहीं हुआ था। उसके बाद या उससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट के बारे में इतनी बातें होती हैं अबाउट। देन फिर आपने देखा कि हमारा पायलट वहां चला गया, विंग कमांडर अभिनंदन, देन ही हैड टू कम बैक। वो 24 घंटे क्या हुआ होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी को नहीं पता, but the pilot came back। and let's come to then what happened in Afghanistan। 20-22 साल तक अमेरिका बैठा रहा अफगानिस्तान में, पूरा कंट्रोल उन्हीं का था। लिटरली 2 दिन के अंदर अंदर इतनी सारी तस्वीरें थी कि हवाई जहाज लेकर अमेरिकन ट्रूप्स वापस भाग रहे हैं, और अफगानिस्तान के पीपल वर ऑन द एयरपोर्ट। आपको शायद ये फोटोज याद होंगी कि एयरक्राफ्ट आर टेकिंग ऑफ, एंड सो मेनी पीपल वर रनिंग बिहाइंड द एयरक्राफ्ट। कुछ लोग तो चिपक गए वो व्हील पे, एंड दे गॉट क्रश्ड। सो 20 साल के बाद अमेरिका भी वापस चला गया, तालिबान वापस आ गया, जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि तालिबान वापस आ जाएगा। एंड देन फिर इमरान खान, अब देखिए, अब इमरान खान केम ऑन द प्लैंक ऑफ एंटी इंडिया, उसका पूरा इलेक्शन ही एंटी इंडिया प्लैंक पे था। वो खुद बेचारा जेल में बैठा है, उसका आईएसआई का चीफ जेल में बैठा है। पाकिस्तान कौन चला रहा है किसी को आइडिया नहीं है। बट एक चीज पक्का है पाकिस्तान का, इट हैज बिकम एन इररेलेवेंट, इमटेरियल, प्रीटी मच अ नेशन ऑफ ऑलमोस्ट नो स्टेटस। एंड ये सब पिछले 7-8 साल में हुआ है। एंड पता नहीं मेरे को बाद में टाइम मिलेगा नहीं इसके बारे में बात करने के लिए, बट कभी आपको इसके बारे में पता करना हो कि ये पाकिस्तान का स्टेटस इतना बुरा कैसे हो गया, देन जस्ट रीड अप FATF, विच इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कि इंडिया ने पिछले 7-8 साल में इतनी मेहनत करी टू शो पाकिस्तान एज अ टेरर स्पॉन्सर, एंड फैटफ में जाके इनको ग्रे लिस्ट कर दिया। ग्रे लिस्ट का मतलब इनको कोई लोन ही नहीं दे पाया, फ्रॉम IMF टू वर्ल्ड बैंक टू जितने भी प्रोजेक्ट थे, नो वन कैन गिव देम लोन्स बिकॉज ये ग्रे लिस्ट में आ गए। अब जाके ये ग्रे लिस्ट से हटे हैं तो थोड़ी बहुत एक्शन चालू हो गया इनके साइड से। तो ये जब लिस्ट थोड़ी बहुत बनानी चालू करी, ये खत्म नहीं हुई। फिर साइबर अटैक हो गया ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पार्ट्स ऑफ यूरोप में। साइबर अटैक में आपको बताता हूँ, जैसे बॉम्बे में अगर कोई हो यहाँ पे, तो पावर ग्रिड पे अटैक हो गया था, बॉम्बे की लाइट्स चली गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे अटैक हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में तो ये मैसिव अटैक। अच्छा वो सब छोड़िए,
कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ये ब्लू सर्वर हो गया था सब कुछ, ऑल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वाज डाउन, विच यू विल क्लियरली रिमेंबर, वो बिकॉज वो लिटरली 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है। ट्रेड वॉर जो हो रहे हैं वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इतने घमासान ट्रेड वॉर, मतलब ट्रेड के युद्ध। और इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सप्लाई करता है पोल्ट्री, वाइन, कोल टू चाइना। और कोविड के वक्त ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हमको बस यही जानना है कि ये कोविड आया कैसे, चीनियों को पूछ लिया। वो क्वेश्चन क्या पूछ लिया चीनियों ने, ट्रेड वॉर के नाम पे इन्होंने कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट 300% बढ़ा दी ऑन एवरीथिंग दैट द ऑस्ट्रेलियंस वर सेंडिंग टू चाइना। एंड सडनली उसकी मतलब ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी जहां पे आम फार्मर अपना प्रोवाइड करता है गुड्स टू चाइना, उसका पूरा काम ही ठप हो गया। वाइन प्रोड्यूसिंग जितने भी कंपनी से ठप, कोल प्रोड्यूसिंग ठप, बिकॉज चाइना ने ये इस तरीके से आंसर दिया कि तुमने पूछा ये कैसे सवाल मुझको। ये अभी भी थोड़ा बहुत सिमर डाउन हो गया, बट हल्का फुल्का चलता रहता है। चलिए इससे भी आगे बढ़े तो आप तो रोज ये पढ़ते ही होंगे कि ताइवान लेकर पता नहीं when the war could really emerge on Taiwan, or even if it is unification, which China believes that Taiwan is part of China and it's not a separate nation. Taiwan believes it's a separate country, और वो टेंशन अब पूरे साउथ चाइना सी में दिखती है वो। एंड मैं आपको इसके बारे में कैटेगोरिकली एक चीज समझा देता हूँ, ताइवान को लेकर किसी को कोई कोई प्रेम नहीं है कि बहुत अच्छा देश है या कुछ, नथिंग नथिंग लाइक दैट। ताइवान की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। they produce 70% of the semiconductors that you see produced in the world come from Taiwan, 70%. So जिस देश ने ताइवान को कंट्रोल कर लिया, they will control semiconductors. And semiconductor आपने देखा ही है, everything today runs on semiconductors. कुछ सेमीकंडक्टर्स इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं कि दे आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ कोविड माइक्रोब्स। तो उनको बनाने में 2.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगता है, 2.5 लाख प्रोसेसेस लगते हैं। एक मतलब इतना छोटा होता है समटाइम्स द चिप, that to make it's the most complex process in the world to make some of the most advanced chips, and उसमें ताइवान बहुत आगे है। so चाइना और यूएस का जो टेंशन है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर को लेकर है, उनको ताइवान से कोई प्रेम नहीं है। तो वो तो चल ही रहा था, उसके बीच में फिर ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी हो गया, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। उसको मैं थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। चलिए ठीक है, वो भी 2 साल उसके बाद ये इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वन फाइन डे 7 अक्टूबर पिछले साल आई वॉज इन थाईलैंड अपने दोस्तों के साथ, वी वर प्लेइंग गोल्फ, एंड ये शाम को मतलब घर वापस आए, गोल्फ खेल के घर मतलब होटल वापस आए, तो मेरे ट्विटर पे ये फोटो ही चली जा रही है कि इसराइल मतलब ऑन द इनसाइड द विलेजेस, बॉर्डर एरिया विलेजेस, देयर आर दीज टोयोटा पिकअप ट्रक्स एंड दे शूटिंग इजरायलीज। मैंने कहा यार ये दिस फॉर मी, आई स्टडी दिस every day. I just couldn't believe that something like that could have happened, where you know you have इतना deep infiltration, कभी मतलब to expect something like that of this scale was almost impossible to happen, वो भी हो गया। चलिए दुनिया आगे थोड़ी बढ़ने लगी तो ट्रम्प का असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो गया, और आप सोचिए कि 1 मिलीमीटर से दुनिया थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती, क्योंकि अगर वो 1 मिलीमीटर इधर होता या उधर होता तो आप सोच सकते हैं what the world would have looked like. God knows what would have happened. So very famous people now, very famously now it is said that that the bullet hit Trump but Biden fell, because Trump के assassination के attempt के बाद आप देखिए Biden is no longer running for president and now it's all about Kamala Harris. जब वो थोड़ा बहुत कम हुआ तो now right in our neighborhood is Bangladesh. So आप देख ही सकते हो कि लिस्ट कोई छोटी नहीं है। इनफैक्ट आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता है। सो टू यू नो टू कीप टू से कि एवरीथिंग इज फाइन एंड अब सब ठीक है, वो आई थिंक थोड़ा एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज दुनिया में पहले क्या था, जस्ट एज अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड, from all of 1990s, all of 2000, and up till 2010, from 90, 2000, 2010, for almost 30-35 years,
there was only one superpower, which was the Americans. जस्ट आफ्टर 1991 जब सोवियत ब्रेकअप हो गया, उसके बाद एक ही पावर बचा था, सुपर पावर, ग्लोबली एक ही था, which was the United States. So Russia was a power, but a depleted power because अब सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया. So उसके बाद 30 साल तक अमेरिकन को पूरी खुली छूट मिल गई टू रन द वर्ल्ड. बट 2010 आते आते एक देश जिसका नाम है चाइना, उसने अपना फिर स्टार्ट किया टू शो दैट नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट जस्ट ओनली पावर, हम भी हैं. एंड धीरे धीरे 2010, 2014, फिर 2018, फिर 2020 और अब 2024, इसको भी 14-15 साल हो गए हैं, where the Chinese are now saying that no, the world cannot be only about the Americans, we are also here. And in all of this, the Russians have also come back very strongly. और अगर आप देखें तो व्हाट इंडिया इज सेइंग कि ये बात भी सब ठीक है, तुम हो, ये है, द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर सिंगल पोल, it's no longer unipole, it's no longer two people, it's actually multiple polar. So what India is saying is कि बहुत सारे poles of power हैं, उनमें से एक इंडिया भी है. And that is why I started by saying कि this war that you're seeing, whichever way you look at it, is no longer war for geography, it's actually war for ideology. Because अब इतने सारे लोग इसमें घुस चुके हैं, और काफी बड़े लोग, ऐसे कोई छोटे लोग नहीं है, that this is now an ideological war. And I don't see this slowing down. If at all, ये बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है. And I wanted to share with all of you something that I've put together over the years. ये in a way, ये मेरा व्यू है that formats of war भी बहुत बदल चुके हैं. And ये मैंने 8 formats लिखे हैं, this is for you to understand, but I'm not going to go into any, मैं deep in में नहीं जाने वाला हूँ, but हर एक, जितने भी आप देख रहे हैं, हर में इतना ज्यादा काम हो रहा है कि हर देश, इंक्लूडिंग इंडिया, इज इन्वॉल्व इन इट, आइदर एज अ विक्टिम और एज अ और एज प्रोवाइडिंग काउंटर टू इट. सो साइबर वॉर के बारे में तो खैर मैंने बात करी थी आपसे. साइबर वॉर वो तो रोज ही चल रहा है. इनफैक्ट येस्टरडे मैंने क्या तो पढ़ा कि ईरान का सेंट्रल बैंक पे साइबर अटैक हो गया, ईरान के जितने भी मेन बैंक थे उन सब पे अटैक हो चुका है. ऑब्वियसली इजरायलीज ने करा होगा. सो ये एक नया एक तरीके का वॉरफेयर है इसके. एंड जस्ट व्हेन द रशियंस वर वॉकिंग इनटू यूक्रेन ऑन द फर्स्ट डे, दे डिड अ साइबर अटैक ऑन ऑल यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये इसके बारे में आप सुनते रहेंगे, ये काफी एक्शन होने वाला है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, ये एक अलग ही वेपन है. इसके बारे में मैंने अपने एक टॉक में बहुत डिटेल में बात करी है. एंड दिस इज नॉट द टाइम टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज ये इसमें अगर मैं बात करने जाऊंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा. बट आई एम जस्ट लीविंग दिस हियर दैट कभी आप में से किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो यू मस्ट रीड अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स. ये एक नया ही वेपन तैयार हुआ है, which is taking shape. There are water wars. What is very interesting is that, and India will be a big power center for water wars. Water wars का क्या मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो वेपन हो सकता है वो है वाटर. क्योंकि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको सस्टेन करने के लिए यू नीड फूड, मोर देन दैट यू नीड वाटर. अगर वाटर, फ्रेश वाटर नहीं होगा तो सस्टेन नहीं होगा. एंड वाटर का जो रूल है बाय यूनाइटेड नेशन, द रूल है कि जो देश ऊपर है एंड जहां से वाटर फ्लो होता है नीचे, पूरा का पूरा वाटर कंट्रोल उनके पास होता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर इंडस रिवर तिब्बत से शुरू होती है, सो वो वाटर का फुल कंट्रोल तिब्बत के पास है. एंड आज की डेट में तिब्बत अनफॉर्चुनेटली चाइना के पास है. सो चाइना नाउ कंट्रोल्स इंडस रिवर, बट इंडिया कंट्रोल्स झेलम, इंडिया कंट्रोल्स ब्यास, इंडिया कंट्रोल्स सतलज, जिसका पानी हम ऊपर हैं. इन फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर we control water, but that water also flows into Pakistan. So just like the way China can use water war on India, India can use water wars on Pakistan. And so ये गेम में इसमें बहुत एक्शन होने वाला है. दिस आई कैन टेल यू फॉर श्योर. आगे जाके आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह में आप बहुत सुनेंगे इसके बारे में. फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर है, जहां पे जैसे मैंने आपको बोला ट्रेड वॉर है, लोन्स वॉर है, वो सैंक्शन है. अब जैसे अमेरिका ने पूरा सैंक्शन ही डाल दिया है रशिया के ऊपर. अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ ईरान को. एंड
ये सैंक्शंस की जो टेंशन होती है उसकी वजह से लोग आधे टाइम तो एक्शन लेते नहीं है। सो इकोनॉमिक वॉर्स चल रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉर जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। कोविड वॉज जस्ट वन सच एग्जाम्पल, and this is a threat to global health, and obviously the pharma industry benefits deeply from it. Like I just said that keep an eye out on something known as monkeypox, क्योंकि उसके बारे में अब आप और सुनने लगेंगे। बट फॉर मी द वन दैट मैटर्स द मोस्ट, जिसके ऊपर मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूँ, इज नंबर 6, क्योंकि ये डिफाइन करता है नैरेटिव। नैरेटिव कौन जीत रहा है, हु इज विनिंग द वॉर ऑफ information, who's winning the war of misinformation, who's winning the war of disinformation. Basically ये जो narrative war है वो मीडिया वॉर है। आप यही सोच लीजिए, साइकोलॉजिकल ऑप्स एंड मीडिया वॉर के मीडिया की वॉर कौन जीत रहा है, कि आप और मैं कैसे सोचते हैं। इस पे 18 से 20 बिलियन डॉलर का एनुअल स्पेंड होता है कि हम लोग सोचते कैसे हैं और हमारी सोच कैसे बदली जाए। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स बैक टू द पॉइंट दैट ग्लोबल सुप्रीमेसी में कौन किस तरीके से दिखे। द अमेरिकन्स वांट द वर्ल्ड टू लुक लाइक देम, द चाइनीज वांट द वर्ल्ड टू लुक लाइक देम, एंड इंडियंस आर सेइंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वी वांट द वर्ल्ड टू लुक लाइक जैसे तुम सब हो। तो वो नैरेटिव वॉर बहुत बड़ा बनता जा रहा है। एंड इसके बारे में तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हियर अबाउट इट एवरी डे के। सी आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, देयर इज न्यूज, देयर इज, look at the definition I'm going to tell you. There's news, there is real news, there is fake news, there is information, there is misinformation, then there is disinformation. अब आम आदमी कैसे ये सब परखेगा कि फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन में फर्क क्या है, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। जैसे जैसे एग्जांपल, मैं अगर आपको मिस इन्फॉर्म करता हूं, मान लीजिए एज एन एग्जांपल, सेबी का कोई रूल आया है, मैंने जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, आई एम मिस इन्फॉर्म, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने गलती से बोल दिया कि ये ऐसा है, मैंने इंटेंशनली गलत नहीं बोला। पर अगर वही सेबी के रूल को मैं गलत तरीके से दिखा दूं बाय बाय विद सम अदर मोटिव, वही मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन बन जाती है। एंड सो दिस अगेन इज अ वॉर, यू हैव टू फाइट इट। ये रुकने नहीं वाला। एंड फाइनली द पीस दैट आई स्पीक अबाउट द मोस्ट इज चिप वॉर्स। इसको मैंने टेक्नोलॉजी में डाला हुआ है। चिप वॉर्स आर द बिगेस्ट वॉर्स बिकॉज लाइक आई सेड, द वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टू बी, जिसने चिप्स कंट्रोल कर लिए, माइक्रोचिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स, तभी अपना देश भी अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहा है। whichever country controls semiconductors, whichever country controls the most complex semiconductor manufacturing, they will emerge as the superpower of the future. So ये, सॉरी मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया स्लाइड पे, बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ यू कैन सी इन द वर्ल्ड, यू कैन प्लग एंड पेस्ट, ये 8-9 के अंदर अंदर ही हो रहा है। सो जो भी हो रहा है ये 8 के अंदर ही हो रहा है। So let's just spend quick time on अपने आसपास क्या हो रहा है. So I'm going to spend time on 2-3 things today. One is Bangladesh, little bit time on Israel, and some idea on what's happening on Ukraine, Russia, and then I will end with telling you कि मेरे हिसाब से MFD को क्या करना चाहिए. So that's the format I'll follow. So we'll do Bangladesh, we'll do a little bit of Israel, we'll cover Ukraine, and finally, what does all this mean for you? मतलब पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए. So Bangladesh crisis. Now, I think Love mentioned that literally it happened overnight. That's true and it's false simultaneously. It's true because obviously ऐसे हमको लगता है कि वो शेख हसीना had to run away today. But अगर मैं आपको कुछ चीजें ऐसे दिखाऊंगा which will prove to you कि ये आज नहीं हुआ है, ये 4 साल से चल रहा है. एंड जब चीजें चालू होती हैं तो उस दिन नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो बांग्लादेश का क्राइसिस है और द इंटेंट टू रिमूव शेख हसीना और टू चेंज द गवर्नमेंट और टू डू एनीथिंग, अब वो उससे एक रात पहले तो हो नहीं सकता है. ऑब्वियसली स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो 6 दिन से हो रहे थे, 1 हफ्ते से हो रहे थे. तो कोई रीजन से हो रहे थे, कुछ बिल्डअप हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के लिए वो 1 हफ्ते में तो हो नहीं सकता. सो द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू इज बिकॉज जब भी आप कुछ एक ट्रेंड देखोगे उसके पीछे जाना पड़ेगा. जो एकदम ऑब्वियस दिखता है, यू हैव टू गो बियॉन्ड द ऑब्वियस, बिकॉज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो भी दिखता है वो बहुत पुरानी न्यूज है. सो उस पर कभी भरोसा मत करिए. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई से दैट, बिकॉज आई मीन, एंड लोग
किसका रोल, वो सब we'll talk about it, but I just want to give you एक little bit of a sequence के ये 21 से चालू हुआ है एंड स्टार्ट हुआ था कि देर आर सम बांग्लादेश के एक बहुत एलीट पैरामिलिट्री यूनिट है द रैपिड एक्शन बटालियन, स्टार्ट वहां से हुआ था, धीरे धीरे करके ये बिल्डअप हुआ। तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिया उनके मेंबर्स पे कि तुम आ नहीं सकते, हमारे देश में नहीं आ सकते। आपको याद होगा मोदी जी पे भी सैंक्शन लगा हुआ था टिल ही बिकेम पीएम, वैसा ही यहाँ पे भी सैंक्शन लगा दिया ये बटालियन पे। फिर उस अगले एक साल के बाद जो यूएस का एम्बेसडर था पीटर हास, वो जाके जितने भी जेल्ड ओपोनेंट्स थे पीएम हसीना के, जितने भी ऑपोजिशन वाले लोग थे, उनको जाके मिलने लगे। तो ठीक है फाइन, तुम भाई एम्बेसडर हो, तुम्हारा काम अब जेल्ड ओपोनेंट्स को मिलने का तो है नहीं, बट ठीक है। अब पीटर हास जाके मिला सबको, एंड ये डॉक्यूमेंटेड है, मैंने ये कहीं से, मैं अपने दिमाग से नहीं डाला, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, दिस इज अवेलेबल if you look for it. And then came sometime April 23 that Sheikh Hasina warned the parliament that the US wants to eliminate democracy in Bangladesh. Remember, this is the time in 22-23 एक आर्टिकल आया था sometime in 22-23 उसको, and I read that article where the Americans were commenting on Bangladesh. And I'm not kidding you, I'm serious about this. जब वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार इतना बड़ा देश अमेरिका, इट हैज हंड्रेड्स ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, वो इतनी दूर देश बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे कमेंट क्यों करेगा? व्हाई वुड दे हैव एन इशू विद व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश? ये 2022 का आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली 2.5 साल के बाद the government changed. I'm just sharing with you my own personal experience of having read an article and trying to think कि ये क्यों कर रहे हो, why would Americans speak about Bangladesh 2 years ago? And then in 23 visa restriction लगा दिए Anthony Blinken ने for on those who were undermining democratic election process. So धीरे करते cards were being set, and then there were these visits etc. on preconditions, this, that and the other. आगे भी देखिए, फिर July 24 में July 24, by the way, this is not August, this is July, June July, तब से जुलाई में थोड़े प्रोटेस्ट चालू हुए, पर जून में शेख हसीना said that there are these people who are coming to me who are saying that they want to create a Christian state like East Timor, and they're asking for an airbase in Bangladesh. Now, this is where it started getting supremely serious, because now the prime minister of the country is actually going on record and saying कि मेरे को कुछ लोग मिलने आए थे जिनको एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना है एंड जिनको एक एयरबेस चाहिए बांग्लादेश में। एंड टाइम मैगजीन ने भी फिर फोटो डाल दी कि शेख हसीना की। नाउ आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन who's done this, that's not my job. My job is to try and understand कि इसके पीछे क्या हुआ होगा और इसके implications क्या हैं। What I'm trying to share with you is कि उस दिन क्या हुआ has had 2 years, 3 years of backing. And remember, जितने भी आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं बांग्लादेश में, ऐसे हमारे देश में कितने सारे हो चुके हैं। एंड अगर आप भूल गए हो तो लेट मी रिमाइंड यू, फार्मर्स प्रोटेस्ट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, नीट वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, अब जाके मेडिकल प्रोटेस्ट जो कि हुआ कैलकाटा में, बट एंटायर मेडिकल एसोसिएशन हैज नाउ प्रोटेस्टेड. They're not protesting against only Calcutta now. They've gone on strike in the entire country. Remember, for one day, all the doctors in this country are on strike. Can you imagine if that happens for 1 week? What can happen to this country? And so farmers protest में भी वो 1.5 साल चला. शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट 6 महीने तक चला. फिर रेड फोर्ट में लाके फिर ट्रैक्टर घुसा दिए ऐसे ही 15 अगस्त वाले दिन. आप शायद आप सबको याद होगा, रेड फोर्ट में ट्रैक्टर घुस गए. मेरा अगेन द पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इज, अपने यहाँ पे भी वैसा ही प्लेबुक चल रहा है. इट्स नॉट एनीथिंग डिफरेंट. हैविंग सेड दैट the way we've handled it is a little different. I can cover it now, or we can cover it in Q&A. But I just wanted to leave that point with you, that please don't think that this playbook is not happening in India as well. So what is it that's who's
let's say, who's behind the conspiracy in Bangladesh or whatever, the little I understand, the little I have understood till now, and it's too early, it's not correct for to come to any conclusion because इसमें time लगेगा, but it seems as if this is the map of Bangladesh, you know. और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा है 2-3 किलोमीटर का, कॉल्ड सेंट मार्टिन, ये आइलैंड है, ये आइलैंड अगर आप देखें तो द अमेरिकन वांट दिस आइलैंड, and the island they want to create an air force base or a naval, they want to create an air base out there. वो इसलिए बनाना चाहते हैं because they want to counter China which is getting into Myanmar, and China ने एक म्यांमार में आइलैंड ले लिया है, they want to, and the Chinese are there because they want to control Malacca Straits. और Malacca Strait क्या है, वहां पे दुनिया का 80% ट्रेड, whether it's oil, food, wheat, whatever, 80% trade flows through Malacca Straits. So China हो या इंडिया हो या कोई भी देश हो, कुछ भी चलना हो, actually more than anything else, China, if they want anything, it has to cross the Malacca Straits, and Malacca Strait पे कंट्रोल आज की डेट में काफी हद तक इंडिया का भी है. To push China back, the Americans wanted more presence, and they probably reached out to Sheikh Hasina saying, हमको ये island दे दो, हम अपना base यहाँ पे बनाएंगे. Sheikh Hasina may have refused because that's whatever her decision, वो उसका देश है. Probably also under Indian pressure, because आप सोचिए अगर इस island पे American air base आ जाए, so it's literally a few 50, 80, 100 kilometers away from India. That means you'll have American presence right under the noses of the Indian subcontinent. So many wheels within wheels. Probably Sheikh Hasina is now said to have said no. And anyway, they were building the case for her removal. And so this probably could have led to some form of conflict. Again, this is just conjecture. Over time, pata chalega what really happened. So the American push is not the only thing. Remember, there's Pakistan that is now rearing its head up through ISI, and the China presence in the region. Both are also happening simultaneously. And what is so strange, that Pakistan is now run by its army, and the ISI in that sense is uski bhi, ab dekho, pretty much that's the only thing that is left with them. So there is a chance that the ISI along with the Americans, or ISI along with the Chinese, went full in to change the regime in Bangladesh, because everyone wants their own person sitting out there. That's what is the real story out here. Like I said, ideologically, they want it reflected. And I'll give you an example of what I mean. One thing is for sure, Sheikh Hasina really did take care of Indian interest. Now, what do I mean by that? इंडियन इंटरेस्ट का ये मतलब है कि पिछले 15 से 16 साल में जब से वो हैं, शी इज बीन इन पावर फॉर द लास्ट 15 years, बट इन दीज 15 years we've not had serious issues on our borders with Bangladesh when it came to Islamic terrorism infiltration. वो नहीं हुआ. इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुआ, बट इस्लामिक टेररिज्म का इन्फिल्ट्रेशन उतना नहीं हुआ जितना हमारा पाकिस्तान बॉर्डर से होता है. So वो 15-16 साल में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, मगर वो कंट्रोल्ड इन्फिल्ट्रेशन था. People were coming, but they're not necessarily coming with armed ammunition and creating unrest. When Khalida Zia used to run the country, which is 15 years before, 15 years before, that time we had issues around the borders. In fact, we've had some serious issues around that borders. And we had to take care of both. We had to take care of Pakistan when we had to take care of Bangladesh. Maybe we are getting back to that same stage where we have to be extremely careful about both the borders. And again, the reason why I'm sharing this with you is because interests in the region are both with the Americans and with the Chinese. And most importantly, it's in our interest to protect ourselves as well. I want to come to a particular slide because इसके ऊपर मेरे को बहुत question आते हैं. It's called nowadays, very very interestingly, it's called the Ring of Fire. It seems as if India is surrounded by a ring of fire, and so many times I'm asked this question कि ऐसा नहीं हो रहा है कि सारे हमारे against होते जा रहे हैं. वो बात सही है, but अगेन जो दिखता है वो एक्चुअली ट्रू नहीं होता है. वो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है. सो फॉलिंग डोमिनोज, रिंग ऑफ फायर एटसेट्रा. सो ये फोटो इसलिए मैंने डाली. एंड जस्ट अ क्विक कंफर्मेशन, आई होप यू कैन ऑल सी द स्लाइड्स विदाउट एनी प्रॉब्लम.
Just wanted Yeah, to yeah, it is visible, Karan. Yeah. Okay, so on this photograph, if you notice, I've tried to put all the countries जहाँ पे भी कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है. So let's start with Afghanistan. I started by speaking to you about Afghanistan. When Taliban came in and Americans went away, सबसे बड़ा ये नैरेटिव चला था कि अब तालिबान आ गया है, अब ये पाकिस्तान के साथ और आईएसआई के साथ मिलके इंडिया को तहस नहस कर देंगे. They will make life hell for us. एंड इंडिया इज ओवर, इंडिया इज फिनिश, चाइना घुस जाएगा, तालिबान चाइना के साथ डील करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी 2 साल हो गए उस बात को. यू टेल मी योरसेल्फ, हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट हैज इट रियली मेड वेयर दिस इज रियली टर्न्ड अगेंस्ट इंडिया? इट हैज नॉट बीन टू दैट मॉन्यूमेंटल इम्पैक्ट जितना बनाया जा रहा था. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज whenever the government of India worked in Afghanistan, it worked with the people. And सबसे बड़ा aid that has gone to Afghanistan has gone from India. And हमने वहां पे क्या बनाया है? हमने बनाया वहां पे पुल, अस्पताल, स्कूल, ब्रिज, रोड, सेंटर. एंड अगर आप वो पार्लियामेंट, उनका पार्लियामेंट बनाया हुआ है इंडिया से, अगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे एंड अगर लोग खुश होंगे, so finally जो भी government आएगी, finally they have to respect the will of the people as well. And that is what has happened in Afghanistan also. Even after Taliban has come, and remember, we do not recognize Taliban officially. The government of India doesn't recognize Taliban, yet we are doing business with them. And by that what I mean is, suddenly if you see what is happening in Pakistan, जो ISI chief चाय पी रहा था उस दिन जब तालिबान एंट्री कर गया Afghanistan mein, that ISI chief today is in jail, and he was supposed to be the one who was the big hero. He's in jail, and India is also talking to Taliban. And so I always say this to everyone, on that day जो दिखता है, please उसके ऊपर उतनी चिंता मत करिए, because backdoor में क्या क्या हो रहा है. For example, Love, you started by saying what is happening with the 56 इंच की chest, etc. बस हर बारी ना वो 56 इंच की चेस्ट उस दिन दिखनी नहीं चाहिए, पर ओवर टाइम दिखना चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं. सेम थिंग, लेट्स कम टू मालदीव्स, जहां पे जो नया प्रेसिडेंट आया मिजियू, वो इलेक्शन का प्लैंक अगर आप देखेंगे ना, मैं उसका अगर इलेक्शन का जो प्लेकार्ड था कि किस बेसिस पे वो आया, वो 2 वर्ड्स के बेसिस पे उसने इलेक्शन जीता है. और दो वर्ड्स हैं, इंडिया आउट. सो बेसिकली मालदीव्स का जो नया प्रेसिडेंट आया वो इसी बेसिस पे आया, उसने इलेक्शन ही इसी बेसिस पे जीता है कि मैं आऊंगा और इंडिया को बाहर कर दूंगा. फाइन, फेयर इनफ, आप सेपरेट देश हो, आप जैसे भी इलेक्शन जीतना चाहो, दैट्स योर विश. एंड फिर आप सबने देखा है द पीएम मोदी, आई थिंक इन दैट लिटिल बिट ऑफ दैट effort to promote tourism, etc., etc. And then there was this big fall in Maldives tourism, quite a steep fall. So वो सब चल रहा होगा बैकग्राउंड में, but suddenly out of the blue, 2 days ago, literally like 2 days ago, you had Foreign Minister Jaishankar in Maldives signing agreements with the Maldivian president, where what they've done is they've given 28 islands to India. And what have they asked India to do is please take care of conversion of salt water into drinkable water for us. Now what that means is, वो उन्होंने 28 आइलैंड हमको नहीं दे दिए कि बॉस ये तुम्हारे हो गए, अब आप इनको संभालो. उन्होंने हमको उससे भी ज्यादा दर्जा दिया है. वो कह रहे हैं कि इसको सस्टेन करने के लिए वी नीड हेल्प, कि प्लीज हेल्प कि हमारी जो वहां पे पॉपुलेशन हो उनको ड्रिंकिंग वाटर कंटिन्यूसली मिलते रहे. अब आप सोचिए, एक देश जिसने आया ही इस प्लान पे है कि इंडिया को आउट करें, and suddenly they're giving us an agreement to sign that you will provide water to us. And what does India do? Sign that agreement. In the 1990s, when Maldivians had a coup, it was the Indian army which went in and saved the president out there. So, and this is not in the BJP era. This happened, way before the BJP had ever come. Again, the point I'm trying to make is nations win elections on certain planks, and then they move ahead. Relationships are formed again and things get taken ahead. इसका फ्लिप साइड भी हुआ है कि जो हमारे मे बी 25-30 जो फौजी थे, they were taking care of let's say Dornier aircrafts out there, they have had to come back because that's what the Maldives wanted. Over time, let's see where this goes. Sri Lanka, जिस दिन Sri Lanka में Rajapaksa government went out,
अगेन द होल टॉक कि चाइना घुस जाएगा, हनबन टोटा बोट चला जाएगा। सबसे बड़ा एड आज की डेट में इंडिया श्रीलंका को देता है, और अब इस बात को भी 1.5 साल हो गया है कि लोगों को लग रहा था श्रीलंका विल फॉल, एवरीथिंग विल टेयर अपार्ट। सेम थिंग इज देयर स्ट्रक्चरली, द बिगेस्ट एड दैट इंडिया इज गिविंग एंड कीपिंग, not because we are doing them a favor, not because we are loan sharks, but that is how India has built its network in the region. Aid is coming into Sri Lanka and they're making a comeback. नेपाल पिछले 16 साल में 14 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं नेपाल में, एंड एक साल में होता है प्रो इंडिया, एक साल में होता है प्रो चाइना, एक साल प्रो इंडिया प्रो चाइना, प्रो इंडिया प्रो चाइना, चलता आ रहा है। वी आर डीलिंग विद नेपाल, और नेपाल के साथ हमारा सबसे बड़ा इशू क्या था? दैट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न विच इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट एलिमेंट्स। आप सबको याद होगा IC-814, जिसकी पिक्चर भी आने वाली है आई थिंक ऑन प्राइम, that took off from Kathmandu and it was hijacked, and it is said that Nepal helped in some way in that hijacking. So we have really suffered a lot with cost. So we've had that problem, but पिछले 10-12 साल में वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। So relationship with Nepal up down करते कराते अभी पिछले 10 साल में those terror elements के साथ डीलिंग कम हो गई है। म्यांमार में कू हुआ, Aung Suu Kyi, which is who is the president who is running Myanmar, Nobel laureate, उसको जेल में डाल दिया, and the Burmese army took over. Same thing, China आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसके impact हुआ है। In Northeast we've had that impact, but suddenly again now I'm starting to read elements where the army chief, Indian army chief, is now working with the Burmese army chief, and they're trying to figure out how to find solutions on what to do. वो भी को जो 21 में हुआ, उसको भी 2 साल हो गए, एंड इंडिया इज ट्राइंग टू फिगर आउट। फाइनली कम्स टू बांग्लादेश। बस बांग्लादेश में भी एक हफ्ता पहले जो भी हुआ है, I think there was this article that has come yesterday that Mohammed Yunus called up Modi and said कि we have to work together and I will ensure that no more attacks on Hindus etc. Now over time पता चलेगा how things take place, but my guess is that too will be taken care of, because no longer is India a soft state, and hard state को define करने के लिए you don't have to take your army into any of these. Hard state वो होता है which is willing to take decisions and take tough decisions when the time comes for it. And I started by giving you some examples where India took some pretty hard steps, and people don't give this enough credit. उस दिन जब गलवान में हमारे 20 लोग शहीद हुए थे, it is now estimated by global intelligence reports that over 120 Chinese soldiers died. उन 20 शहीदों की वजह से 120 चीनी शहीद हुए थे या मर गए थे। उसका जो इम्पैक्ट है वो आज तक चाइना फेस करता है, उसके बारे में लोग अब बात नहीं करते हैं। बट आई वांट टू ब्रिंग इट आउट दैट समटाइम्स again your hard stand can only be shown once in a while, not every day. Balakot was such a serious retort that till today Pakistan has not been able to figure out how to deal with something like it just was an airstrike that came out of the blue. It was not supposed to happen, and it's now 10 to 12 years of this government in India where we've not had a single terror attack outside of 100 kilometers radius within पुलवामा। उस 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर सब कुछ हुआ है, उसके आउटसाइड 10 साल हो गए, एक टेरर अटैक नहीं हुआ है। So something is starting to take place where India is demonstrating soft power and hard power, but लोग भी चुप तो बैठने नहीं वाले। Obviously they will keep trying, because if India has to become the third largest economy, then someone will have to become lower, and that's what the whole fight is, which is ideological. So this is what I just wanted to leave you with. And I also wanted to show you data which suggests कि जो neighborhood में Ministry of External Affairs बहुत काम करती है। So मैं आप सबको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, ये रोड्स बनाना मालदीव्स में, अफगानिस्तान में, ये ह्यूमैनिटेरियन, कोविड-19, बस कोविड की जो वैक्सीन सप्लाई करी है इस देश ने, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। कुछ एटलीस्ट 100 देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी थी, नॉट बिकॉज हम उनको it's not as if we wanted to win them over or anything, it's just we thought that that was the right thing to do. और अगर अपना impact इतना बड़ा नहीं होता तो we would have continued giving COVID vaccine. It was called vaccine diplomacy.
and so many countries, country after country, छोटे देश, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव्स, छोटे छोटे देश जहाँ पे कोई नहीं जा रहा था, वहाँ पे इंडिया वाज प्रोवाइडिंग वैक्सीन डिप्लोमेसी. सो डेवलपमेंटल काम बहुत काम हुआ है. एंड ऐसा नहीं है कि छोटे अमाउंट है, हर साल बड़ा 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 अमाउंट हो ही जा रहा है. बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे देन कोई और करेगा. एंड सो इट्स बेस्ट दैट वी डू इट एट आवर एंड. So I'm going to stop here for as far as Bangladesh is concerned. Like I said, Q&A will come back, and I'll focus now on slightly dur, what is happening in Middle East. हल्का सा दूर है but impact बहुत ज़्यादा है. तो ये जो है Middle East, Israel, just to give you an idea, let me show you something first. After COVID and Ukraine, the last thing the world wanted was another actual, use of bullets and missiles. So the timing of this is pretty bad. But I wanted to show you Israel है कहाँ, so you will understand कि मैंने ना okay, let me do one thing, hang on, wait करिए एक second. मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी by saying ring of fire, कि अपने को लगता है कि अपना देश सराउंडेड है by, tough neighbors. और बाय द वे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हर नेबर के साथ काम धीरे धीरे चालू हो जाता है. अगर आपको लगता है कि ये रिंग ऑफ फायर है, तो आप ये देखिए, ये है इजराइल, ये रहा ब्राउन कलर का इजराइल है. और उसके पड़ोसी देश देखिए, इजिप्ट, इनके साथ युद्ध हो चुका है. जॉर्डन, सीरिया, टर्की, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, मतलब दे आर तो सराउंडेड टोटली बाय नॉट जस्ट रिंग ऑफ फायर, दे सराउंड बाय रिंग ऑफ डेथ. बिकॉज ईरान ने तो ईरान का तो पॉलिसी पूरा यही है that they want the total and complete destruction of Israel. और सीरिया में जितने भी सिस्टम्स वगैरह बैठे हुए हैं, they are meant for Israeli destruction. Lebanon, Israeli destruction. Egypt, Israeli destruction. So, well, I just wanted to share with you that there are countries which have tougher neighbors. We are not the only ones. And so within Israel, ये जो आप पर्पल पैच देख रहे हैं, I'll show it to you properly. ये पूरा का पूरा मैप इजराइल का है. उसमें ये जो आप ब्राउन छोटा सा पैच देख रहे हैं, ये गाजा स्ट्रिप है. दिस इज वेयर द हमास ऑपरेट्स फ्रॉम. दिस इज द गाजा स्ट्रिप, छोटा सा. एंड द अटैक्स एक्चुअली हैपन फ्रॉम हियर इनटू इजराइल. एंड सो ये गाजा स्ट्रिप भी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल, नहीं तो फिर बहुत ही लंबा चल जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये गाजा स्ट्रिप बिल्कुल ही जीरो एड है. इसमें इतना एड गया हुआ है, इतना लोगों ने पैसा डाला हुआ है, बट वो पैसे का फनलिंग हैज गॉन फॉर द रॉन्ग रीजंस. आई मीन दे जस्ट यूज द मनी फॉर द रॉन्ग रीजन. बट इस गाजा स्ट्रिप से अटैक हुआ इनटू इजराइल, एंड वेरी नाइसली पीपल कॉल इट अ टेरर अटैक. नाइसली का मतलब, फॉर लैक ऑफ अनदर वर्ड, आई डोंट थिंक इट्स अ टेरर अटैक, because this was on 7th October 2023. This is not a terror attack, and I'll tell you why I say it's not a terror attack. Actually, the way I look at it is, and now I think a lot of people in the world are looking at it the same way. It's not a terror attack. Actually, it's an act of war. It's an act of war because please look at what went in on that day. Okay, and just to give you just reminder recap, कि उस दिन हुआ क्या था. We had 1,500 soldiers of Hamas which went into Israel from air, land, and sea. There was an air attack. You saw they used the propeller aircraft, and they attacked. They attacked by land through jeeps and convoys, and they attacked through sea also. They used boats to come into Israel. Now, when you have 1,500 soldiers and you attack a country through air, land, and sea, is that an act of terror or is that an act of war? And on top of it, you killed 1,200 civilians, 300 soldiers, and you took back 250 hostages. So no longer on that day when it was happening, it seemed like a terror attack, that the terrorists have come in. On that day, it may have seemed like that. But if you look at it now dispassionately and you remove yourself from the actual incident and you see what happened, it is an act of war, which is exactly why the Israelis are treating it like an act of war. Now, let me make this one thing very clear. And every word that the Israelis speak is on the same lines, that this is an act of war. We are in the middle of a war. We are at war. We are this war, that war, this war, that war. They never now call it terror. So the reason for calling it an act of war
is that in an act of war there are only two possibilities. There या तो कोई जीत सकता है या एक हारेगा. वॉर में ना स्टेलमेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो हो नहीं सकता. एंड दिस वॉर टू माई माइंड, ये जो युद्ध है इसमें एक हारेगा और एक जीतेगा, तो ये खत्म नहीं होने वाली टिल यू फाइंड अ विनर. And my opinion is that this is not ending till there is a loser and there's a winner. And इस केस में क्या है कि हमास अकेला भी नहीं है, क्योंकि अकेला होता तो ये कर नहीं सकते थे. अब 1500 लोग अगर आप अटैक करोगे, आप सोच सकते हो उन्होंने कितनी बारी सोचा होगा इसके बारे में. हम लोग एक नया फंड एनएफओ खरीदने के लिए 50 बारी सोचते हैं कि करें ना करें, करें ना करें, हमारे इन्वेस्टर के लिए फायदा होगा या नहीं. यहाँ 1500 लोग अंदर जाएंगे और 1500 लोग मारेंगे. आप प्लीज अंदाजा लगाइए कितनी बारी हमास के स्ट्रक्चर ने भी इसके बारे में सोचा होगा. एंड दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ माय एंटायर stock is war games. It is called war games. That means you have thought through this, you have gamed it multiple times कि क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं. सो वो सब रिएक्शन के बावजूद they went in, which means they pretty much knew कि क्या होने वाला है, and yet they went in. So the question to ask is, इतना क्लियर होने के बाद कि इतना रिटॉर्ट आएगा, why did they still do it? There are two reasons for it. The Hamas attack happened for two prime reasons. One is, if you go back to the map, you'll notice one thing कि ये जो बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, ये इजराइल के साथ कोई खतरनाक रिलेशन नहीं रखता है. इनफैक्ट दे वर गोइंग टू साइन अ पीस एग्रीमेंट विद इजराइल. प्रीटी मच दे वर ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग अ पीस एग्रीमेंट, बिकॉज इनका जो नया क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ही वांट्स टू मेक सऊदी अरेबिया न्यू लुक सऊदी अरेबिया. सो अगर आप देखें गोल्फ खेलने लग गए यहाँ पे, women have started driving cars. So नया एक सऊदी अरेबिया का एक नया लुक आ रहा है. And they wanted to project peace and they wanted to sign an agreement with Israel. अगर सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया होता तो वो पैलेस्टीनियन केस और खत्म हो जाता. एंड एक चीज और हो रही थी उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली, दैट पूरी की पूरी दुनिया का फोकस यूक्रेन रशिया पे चला गया था. दैट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज थे सारे के सारे यूक्रेन में जा रहे थे. सो टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. द साउदीज वर गोइंग टू साइन अ पीस एग्रीमेंट विद इजराइल एंड द यूक्रेनियंस के ऊपर पूरा फोकस था. सो पैलेस्टीनियंस थॉट कि हमारे ऊपर कोई देख ही नहीं रहा है, जो हमारा कॉज है उसके ऊपर किसी की फोकस ही नहीं है. दे थॉट दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डू दिस, एंड हेंस एन एक्ट ऑफ वॉर. The funny thing in all of this is, which is so strange, that the biggest enemies in this region are two: Saudi Arabia and Iran. They are the sworn enemies between the two. Saudi Arabia versus Iran is a bigger battle than Iran versus Israel. And so when Saudi Arabia was going to sign that peace agreement with Israel, सबसे बड़ा खतरा ईरान को भी लगा. And so in this whole complicated, I mean, I can, make this more complicated, but I just wanted to tell you that, again, sometimes जो हो रहा होता है उसके back stories काफी होती हैं. So if the Saudis had signed an agreement of peace, let's say a good agreement with Israel, ईरान को भी खतरा हो सकता था. And so they thought that there's no option but to take the full support. Hezbollah, Syria, Egypt, Iran, Iraq, सब घुस गए, and this act of war happened. And by the way, Iran is a supremely powerful nation. कुछ छोटा देश नहीं है. And इसके, its technology around drones and missiles is extremely high quality. And the world is divided on this. ऐसा नहीं है कि सब एक साइड पे हैं. So आप नॉर्मल तरीके से सोचिए, अगर कोई 1500 लोग घुस जाते हैं किसी देश में और उसके 1200 सिविलियन मार देते हैं, तो आप जनरली सहानुभूति आपकी लार्जली इजराइल के साथ होनी चाहिए ऑन एन एवरेज. बट लुक एट चाइना, लुक एट रशिया. They actually are supporting, ready to mediate. They're not supporting Israel. They're actually they're saying Israel should stop, Israel should not do more of this, etc., etc. They're actually supporting the other side. And in America and India is supporting Israel. Now, I want to stop here for a second and tell you how tough it is to be in the middle of Indian diplomacy. This one photo will show you what it means, what sometimes 56 inch ki chest really means. Usme na,
it doesn't mean you have to fire a bullet. It means you have to juggle the toughest diplomacy in the world. In this photo, you have Biden, you have Netanyahu, you have the Chinese, you have Putin, and can you imagine India is busy dealing with Putin? A week or 2 weeks ago, Modi went to Russia and he was seen hugging Putin. Can you imagine what that would have done to the Americans? The Americans must be boiling with anger. The same thing, Modi is dealing with Iran. We're taking oil from Iran. We're building we're building Chabahar port in Iran, and we are dealing with Israel. So हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है टू इजराइल, बट हम ईरान के साथ भी काम कर रहे हैं. हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है टू प्यूटिन, बट हम अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं. And this is what gets me to one important point. As a country, if we have found ways to deal with two of the most opposing powers, the Americans and the Russians, the Israelis and the Iranians, then please have trust on this structure to be able to take care of what's happening in and around us also. And I'm not making any political statements out here. I'm just giving you hard facts of what is going on in the world. कि अगर एक देश की डिप्लोमैट्स इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी काम कर पा रहे हैं, then I think handling Bangladesh and Maldives is a slightly easier task. I'm not demeaning that task. I'm not trying to say कि take your eye off it, but I'm just saying कि trust रखिए. And that gets me to one part, which is my opinion on the Israel-Iran war. कि मैंने ना लिटरली एक हफ्ते, जिस दिन ये चालू हुआ था 7 अक्टूबर, मैंने शायद 14 या 15 अक्टूबर 2023 को एक पूरा नोट लिखा था इसके ऊपर. एंड माय व्यू इज दिस इज नॉट एंडिंग. दिस इज द वॉर गेम विच मीन्स एस्केलेशन ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस. यहाँ पे ज्योग्राफी की चेंज होने की ये नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे एक विनर एक लूजर होगा ही होगा, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है. जो ये हमला हुआ है इजराइल पे, इट हैज चेंज इजरायली माइंडसेट फॉर एवर. इजराइल में अगर 2 लोग मर जाते हैं तो इनकी हालत खराब हो जाती है. यहाँ तो 1500 लोग मर गए हैं और 200 अभी भी हॉस्टेज हैं. ये रुकने वाले नहीं है. जहां तक मुझे दिख रहा है और जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में जो भी या 2 हफ्ते में जो भी कुछ हुआ है, ये एस्केलेशन होकर ही रहेगा. बट फाइनली इजराइल विल डिसमेंटल हमास. Will that mean more peace? I don't know. But Hamas as a structure will cease to exist. Iran's proxies, whether it's the Houthis or the Syrians, will cease to exist. Iran will look slightly weaker in times to come. And this, to my mind, there is no option, but this has to happen because ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है. There is no other way out. But final conclusion that this will have a winner and this will have a loser. Last bit I wanted to show on Iran Israel is इस सब में इंडिया का रोल. अब देखिए, जब हम ऑयल मंगवाते हैं ना, आजकल हमारा सप्लायर ऑफ ऑयल है रशिया. तो जब रशियन ऑयल आता है तो ये ब्लू रूट से आता है, अरेबियन सी होते हुए सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, सेल्टिक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, फिर मॉस्को. ये सोचे कितना बड़ा. और अब तो हुटीज ने यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में अटैक चालू कर दिया है. सो सुएज कनाल वगैरह थोड़ा रफ हो गया है. सो वी वर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट to get our oil, and the alternate was that we have a port which we have built in Chabahar in Iran. वो port से लेकर then create a structure which is a transport corridor which goes from Tehran, Azerbaijan into Volgograd and into Moscow. So instead of the blue line, India was all set to build a red line called the Instec route. So ये अपने लिए भी ये बहुत important था that the Iran structure remains. That is why we deal with Iran and Russia, because अपने जो requirements हैं, energy requirements are all supplied by these guys. It's not easy dealing in such complex situations. What I'm going to do is now last part, which is quickly speak about Ukraine and Russia, because वो भी एक मामला पेचीदा ही सा टाइट होता जा रहा है. And then I'll end with a couple of slides and what does all this mean for you and for investors. So on Russia, Ukraine, what I want to do is again start with photos and maps and just give an idea. So anyone who remembers Soviet Union remembers this. This is 1990. ये 1990 का मैप है. ये सोवियत यूनियन का मैप है. एंड सो सोवियत यूनियन मतलब पावर तो छोड़िए, सुपर पावर एकदम अमेरिका के बराबरी में. पूरे 80s में 2 ही लोग थे. 60, 70, 80 कोल्ड वॉर का एरा था. सोवियत यूनियन,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाहे वो स्पेस में हो, ओलंपिक्स में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, न्यूक्लियर वेपन्स में हो, दो ही लोग काम करते थे, सोवियत यूनियन अमेरिका, सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स, यही चलता रहता था। ये 1990 की फोटो है। 1991 में यही सोवियत यूनियन 1990 में यही सोवियत यूनियन का पूरा यूरोप में भी देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट था। दे यूज सो वॉर्सो पैक्ट, जैसे आप नेटो नेटो आज सुनते हैं ना, उस वक्त 1990 70 1980 1970 1990 में वॉर्सो पैक्ट होता था, जहां पे सोवियत यूनियन गारंटी करती थी सिक्योरिटी ऑफ सो मेनी यूरोपियन नेशंस। उसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सारे देशों की जो सिक्योरिटी थी वो रशिया प्रोवाइड करता था, सोवियत यूनियन। ये सब 1990 है। एक साल बाद 1991 में वही सोवियत यूनियन 15 देशों में बट गया, 15। सो उनमें से एक बना रशिया। ये जो आप नंबर 1 देख रहे हैं, रशिया इज स्टिल द लार्जेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, इज स्टिल रशिया। बट दैट वन नेशन, सोवियत यूनियन, ब्रोक अप इनटू 15 कंट्रीज। उनमें से एक बना यूक्रेन। ये 6 नंबर पे आप जो यूक्रेन देख रहे हैं, ये 6 पे। सो सोवियत यूनियन इतना विशाल देश के 15 टुकड़े हो गए। और मैं आपको इसकी विशालता का एक अनुमान देता हूं कि हाउ बिग इट इज, कि यूक्रेन जो है वो यूरोप में आता है, और ये जो कजाकिस्तान है 11वें नंबर पे, वो एक्चुअली एशिया में आता है। So I'm just trying to give you how big Soviet Union was. That 11 number Kazakhstan is now, so all these countries, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, they all come in Central Asia, whereas Ukraine and all come into Europe. So can you imagine how big the Soviet Union? Even today, Ukraine, when they say it's part of Europe, because they like to call it part of Europe, it's still the largest country in Europe. It's that big. सो टूट गया देश, ठीक है भाई, 1991 में देश टूट गया। हो गया जो हो गया। उसके पीछे भी बहुत कारण थे, एंड टुडे आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दैट, बट ठीक है, अभी आगे बढ़ो। सो 15 टुकड़े हो गए, बट समथिंग स्टार्टेड टू चेंज। ये जो फोटो थी, ये पूरी फोटो जहां पे रशिया का पूरा कंट्रोल था ईस्टर्न यूरोप में, वो पूरी शक्ल ही बदल गई। तो देश तो टूटा ही टूटा, आपका इन्फ्लुएंस भी टूट गया। वही देश जो सारे वॉर्सो पैक्ट में थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, लिथुएनिया, लैटविया, बेलारूस, ये सारे के सारे वॉर्सो पैक्ट से हटके सारे नेटो में आ गए, यानी कि अमेरिकन प्रोटेक्शन। और नेटो का एक रूल है, an attack on one nation is an attack on all the nations। यानी कि जो भी नेटो प्रोटेक्टेड है, अगर आप नेटो प्रोटेक्टेड हो और आप पे किसी देश ने अटैक कर दिया, देन इट इज एन अटैक ऑन द रेस्ट ऑफ ऑल द कंट्री। सो यू नो, बाय यू गॉट टू, यू विल गेट नेटो सपोर्ट। सो फॉर रशिया, ब्रेकअप तो टूटा ही टूटा, मगर ये जो हो गया, इनके सारे जो इनके प्रोटेक्टिव देश थे, मान लो आप ऐसे सोच लो कि आपका बहुत बड़ा एक बिजनेस है। सो बिजनेस तो खराब हुआ ही हुआ, आपका जो इन्फ्लुएंस था वो भी खत्म हो गया, एंड आपके बॉर्डर पे लोग आ गए। कि 1990 में सिर्फ 16 मेंबर थे नेटो के, फिर 1991 में नेटो में पोलैंड चला गया, हंगरी चला गया, अल्बानिया चला गया, मॉन्टेनीग्रो चला गया, और 21 में फिर यूक्रेन ने बोला हम भी जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतने सारे हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर, इतनी चीजें लिखी हैं। हर टाइम पे रशिया ने अमेरिका को हमेशा ये बोल के रखा था कि एक लाइन मत क्रॉस करो, और मत करो, और मत बढ़ाओ, क्योंकि अब आप हमारे पास आते जा रहे हो, क्योंकि नाउ यू आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू रशिया, एंड दे फेल्ट वेरी थ्रेटन्ड। जब ये 21 की बात हुई, तब जाके रशिया ने फाइनल रेड लाइन ड्रॉ कर दिया कि आप यूक्रेन में नेटो नहीं ला सकते, क्योंकि देयर इज अ रीजन फॉर इट। अगर आप हिस्ट्री बुक्स उठा के देखें तो नेपोलियन से लेकर हिटलर तक, स्वीडन से लेकर फिनलैंड तक, जिस जिस देश ने रशिया पे अटैक किया है, उस सब ने यूक्रेन के थ्रू ही अटैक किया है। बिकॉज यूक्रेन इज फ्लैट लैंड, इतना बड़ा देश है बट फ्लैट है, फ्लैट लैंड्स हैं। तो उस पे इन्फेंट्री चलाना, टैंक चलाना, बस ये सारे आर्मर्ड कॉन्वॉयज, मतलब इट्स इजियर टू रोल थ्रू यूक्रेन whenever you want to attack Russia. And in history, everyone has used Ukrainian lines to come into Russia. When the Ukrainians were going to sign NATO, that was the last line that the Russians do कि अगर आपने ये कर दिया तो युद्ध छिड़ जाएगी। इसके ऊपर इतने लोगों ने लिखा है, 10 से 12 साल पहले से लोग लिख रहे हैं कि अगर ये हो गया तो युद्ध होगा ही होगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 2021।
जो लगता है कि 2021 में होने वाला था, वो 2014 से चल रहा था। यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन नेटो एटसेट्रा। एंड जिस तरीके से जेलेंस्की आया है एज प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली वैसे ही मोहम्मद यूनिस आया है इन बांग्लादेश। प्रोटेस्ट हुए थे यूक्रेन में, कॉल इट द ऑरेंज रेवोल्यूशन। उसमें 200 से 300 प्रोटेस्टर मर गए शूटिंग से। उसी रात पूरा पूरा के पूरा मतलब प्रोटेस्टर्स आ गए रोड पे। जेलेंस्की को बना दिया अमेरिकन ने प्रेसिडेंट, और जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था उसको निकाल दिया। एग्जैक्टली द सेम टाइमलाइन एज वाज हैपेंड विद बांग्लादेश। एंड देन जेलेंस्की केप पुशिंग कि मेरे को नेटो ज्वाइन करना है। दिस इज ऑल अंडर द बाइडन एरा। ये सब बाइडन के टाइम की बात है। एंड फाइनली द रशियंस अटैक्ट यूक्रेन। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज रशिया के ये सारे जो ये आप देख रहे हैं जितने भी ऑयल सप्लाई रूट्स हैं, वो सारे यूक्रेन से होते हुए यूरोप में जाते हैं। So you won't believe it कि Poland is a NATO country, but 90% of Poland's gas comes from Russia. Hungary is a NATO is a protected country. 80% 90% gas comes from Russia. Romania, Germany का 65% gas used to come from Russia. So what is very interesting कि आप गैस खरीदते हो रशिया से, 90% आपकी डिपेंडेंसी रशिया पे है, पर लड़ाई आप रशिया से ही कर रहे हो। यू आर पेइंग रशिया फॉर द ऑयल and you are paying them for the war, which it's the world, like I keep saying, it's in a very very strange situation. And I so sanctions lag gaye un pe, sanctions का मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ impact तो आया नहीं। रशिया की रूबल is back, the markets are back, Russia is even stronger. More importantly, Russia has now been pushed into the arms of China. So the biggest blunder the Biden administration has ever done is, ये ट्रम्प के टाइम पे नहीं हुआ था, Biden has actually pushed Russia and China much closer. For the world is not a very good situation. And I want to end with last couple of slides. मैं काफी देर से बात कर रहा हूँ। Is ये black swan events बहुत होने लग गए हैं। So मैंने आपको कितने सारी just such a list of things that I've shown you, including wars. But there are impact होना ही होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका impact ना हो। And I can प्रूव इट यू कि इसका इम्पैक्ट है। बॉस, कमोडिटी प्राइस बढ़ गई। इन्फ्लेशन, आपने कभी सुना था कि अमेरिका में इन्फ्लेशन 4%? उनको पता ही नहीं था इन्फ्लेशन होता क्या है। 40 साल तक उनको इन्फ्लेशन तो दूर की बात है, इन देशों को पता ही नहीं था इंटरेस्ट रेट क्या होता है। अगर आप कभी स्विट्जरलैंड में अपना एफडी कराने जाओ या जापान के बैंक में, इफ यू डू एन एफडी इन दोज बैंक्स, यू हैव टू पे द मनी टू द बैंक। टिल 3 years ago you had to pay 25 basis points कि मेरे पैसे रख लो। आज की डेट में उन पे इंटरेस्ट रेट्स 3 या 4% है। सो यू कैन इजिली सी दैट इन्फ्लेशन हैज गॉन अप, इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, सप्लाई चेन टूट रहा है। टू माय माइंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट फैक्टर टूट रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा है एक दूसरे से, सब एक दूसरे के पीछे पीछे। मतलब आप सोच सकते हो, तो ट्रस्ट फैक्टर, अब किसी को तो अंदर घुसना पड़ेगा टू सॉर्ट द ट्रस्ट फैक्टर आउट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नाउ लीविंग फॉर यूक्रेन to have a chat, but abhi what will happen to have these conversations, God knows what will happen, but someone has to fill in the trust factor. What does all this mean for you and MFDs? My number one point is, boss, जब तक national security matters most, जब तक देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, ये मार्केट का कोई मतलब नहीं बनता। Because markets can only be secure if the nation is secure. So the reflection of Nifty, the reflection of the Sensex, of its strength is also strength of how strong you are as a country right now. So you feel very blessed and proud that your country is in a pretty safe and secure position. And ये over time आता है, automatically नहीं आता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। And it's very fragile. Importantly ये fragile है क्योंकि कभी भी कुछ भी टूट सकता है सब में। So इसको दिन पे दिन बनाना पड़ता है। It's not easy to build it. Now that you are in a safe and secure nation, सबसे ज्यादा मिस्टेक बूमिंग मार्केट में होती है, और ये हमेशा होता है। सो माय पॉइंट इज, वैल्यूएशंस एंड अर्निंग्स मैटर द मोस्ट। इस टाइम पे स्टार्ट लुकिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ नॉट जस्ट हाई ग्रोथ, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रेजिलिएंट ग्रोथ। मतलब ऐसी कंपनियां ढूंढनी पड़ेंगी कि अगर कुछ भी हो जाए, ग्रोथ गिरे भी पर जीरो ना हो जाए। हमको ऐसी ऐसी कंपनियां ढूंढनी पड़ेंगी जहां पे अगर कोई 20% पे ग्रो हो रहा है, तो मान लीजिए कुछ हो जाता है, देन दे विल कम टू 10 and 12%, 0, 6, 2 पे नहीं आएंगे।
So my new word for everyone is stop looking at high growth, start looking at resilient growth. इंडिया वैसे भी महंगा हो चुका है, निफ्टी 50 वैसे भी काफी, मतलब जितने भी हमारे मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वैसे भी काफी महंगे हो चुके हैं। ये नीलेश का भी एक मैंने ट्वीट देखा था दी अदर डे कि हमारी वैल्यूएशंस आर our combined market cap is, our single market cap is bigger than 3 to 4 countries. Our mid and small cap valuations are bigger than at least 7 or 8 different countries. And today our total AUM in mid and small is bigger than the total AUM in large cap. Now that really is strange. That means something is going on, mispricing काफी हो रही है. And what I want to end with is please be focused on not investing in expensive industries. So I keep saying this very, मतलब मेरा ये favorite dialogue हो गया है. Please buy defensive stocks, don't buy defense stocks. फर्क है दोनों में. हाई ग्रोथ हाई पी का टाइम शायद खत्म हो रहा है, इस पे ज्यादा फोकस ना ही करें तो बेटर है. सिर्फ फोकस इक्विटी पे ना करें, आपको फिक्स इनकम डालना ही पड़ेगा, बैफ जैसे प्रोडक्ट पे आना ही पड़ेगा एंड शिफ्ट टू रेजिलियंट इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा हो, आईटी हो, लार्ज कैप. मेरे हिसाब से लार्ज कैप में बहुत स्टोरी पड़ी अभी. एंड अपने देश की खासियत ये है कि अपने पास 35 सेक्टर हैं टू इन्वेस्ट. किसी भी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जहां पे 35 सेक्टर हैं टू इन्वेस्ट, हमारे पास और अमेरिकन. अपने पास स्टॉक सिलेक्शन की कोई कमी नहीं है, बट जस्ट डोंट बाय महंगा. महंगा अगर खरीदते रहेंगे, दुनिया इज नॉट इन अ ग्रेट शेप, एनीथिंग कैन हैपन. अगर वो फॉल हुआ तो इट कैन बी फॉर लॉन्ग, एंड दैट इज वाई थोड़ा सा बी केयरफुल. एंड इफ यू नीड टू नो मोर यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू. इस पे आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस. सॉरी मैंने आप लोगों का 1 घंटा ले लिया. सुपर सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बहुत शानदार. फ्रेंड्स, लेट्स हैव वन वर्ड इन चैट बॉक्स फॉर टुडे सेशन. नहीं आपके अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो नहीं, वो तो लेंगे, लेकिन कैसा लगा वो भी फीडबैक तो लेना पड़ेगा ना. थैंक यू वेरी कि मच. आपने मिलिंद भाई, करण भाई को बुला दिया, मजा नहीं आया तो नहीं, मजा तो गारंटेड है, बिकॉज वो तो गारंटेड है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. यस. यस, थैंक यू सो मच. आप लोग बड़े पेशेंटली मेरे को सुन रहे थे इतनी देर से, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ बिफोर वी कम इनटू क्वेश्चन एंड आंसर्स. जो भी आप देख रहे हैं अभी, जितना कुछ, ये और ही होने वाला है, कम नहीं होने वाला. इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ विद गारंटी. नाउ द क्वेश्चन टू आस्क इज, विल वी बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स एंड स्टिल मूव फॉरवर्ड? क्या हम विकसित भारत की जो एक हमारा ड्रीम है 2047 में, इसके बावजूद वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं? जेन्युइन क्वेश्चन वो है. माय आंसर इज वी हैव टू. यस, धीरे Yes. धीरे, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच. यस. सर करण, मेरा एक सवाल ऐसा है कि जब इतनी सारी चीजें इंडिया और उसके आसपास में हो रही है, एंड एज यू आर सेइंग कि वी आर द गोल्डन जो चीज है ओआसिस में, तो क्या एफआईआई फिर भी अपने ऊपर इतना भरोसा करेगा अगर But- कंट्री में इतनी सारी चीजें हो रही है? नहीं, देखिए एफआईआई और डीआईआई या जो भी इन्वेस्टर है, आप एफआईआई, मार्केट्स आर गोइंग अप इवन व्हेन द एफआईआई इज नॉट बाइंग. राइट. तो एक True. टाइम होता था सिर्फ एफआईआई खरीदा था मार्केट अप होती थी. तो उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं खरीदती थी, डीआईआई भी नहीं खरीदता था, मगर मार्केट बढ़ जाती थी. अभी क्या एफआईआई नहीं खरीद रहा है, पर इंश्योरेंस कंपनी, डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी खरीद रही है और डोमेस्टिक एसआईपी बुक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो मार्केट इज अप. नहीं खरीदा तो ना खरीदे. राइट, राइट. लुक एट द अदर वे अराउंड. नहीं खरीद रहा है तो ना खरीदे. क्यों नहीं खरीद रहा है इज द क्वेश्चन टू आस्क. रीजन व्हाई दे आर नॉट, एफआईआई इसलिए नहीं घुस रहा है बिकॉज उसको माल महंगा लग रहा है. ओके. राइट. और अभी क्या हो रहा है, जो उनका होम कंट्री है, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट ही 4% है, जो जीरो होता था, अब रिस्क जो पहले जीरो होता था, अगर होम कंट्री में ही इंटरेस्ट रेट 4% है, तो वो पैसा अपनी होम कंट्री में ही लगाएगा ना. राइट. Right? They will go back to their home country. Everyone is seeing what's happening in the world, and they're all shifting away from risk. आप ये समझिए कि ग्लोबली ऐसा नहीं है कि लोगों को और रिस्क ऐड करना है, बल्कि रिस्क कम करना है.
एंड जहां पे एक्चुअली अर्निंग्स और जहां पे मार्केट एकदम ही टूटा हुआ है वो है चाइना। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि एफआईआई घुस घुस के खरीद रहे हैं, बिकॉज अगर वो खरीद लें तो एग्जिट ना मिले शायद, क्या पता है जी जिनपिंग वगैरह इनको एग्जिट ही ना दें। ट्रू। तो प्लीज रिमेंबर एफआईआई इज ऑल्सो वांटिंग टू इन्वेस्ट, बट एक तो माल महंगा है, दूसरा उनको चाहिए रिस्क फैक्टर्स जो उनको अपने देश में उनको लग रहा है कि बस 4-5% मेरे को अब रिस्क फ्री मिल रहा है, और अगर आप करेंसी उसमें ऐड करेंगे सो यू आर गेटिंग, you're not really getting the premium if you are buying here. राइट। But will they by the way they started buying in bits and pieces. ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही अब पूरा ही बाहर बैठे हैं, बिट्स एंड पीसेस पॉकेट्स में ये लोग खरीदने लग गए हैं, और मार्केट है महंगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। बस एवरेज 24-25 पी पे आप बात कर रहे हो, मतलब 100 एटलीस्ट 80 कंपनियां हैं जिनकी हम 80-90 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड वी आर डिस्काउंटिंग 2047 अर्निंग्स। ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म। एज एन इन्वेस्टर आई विल बी वेरी वरीड। मतलब मार्केट इज लुकिंग फॉर रीजन टू करेक्ट। मार्केट विल लुक फॉर एनी रीजन टू करेक्ट। राइट। राइट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस। मैं चैट बॉक्स से क्वेश्चन लूंगा, मैं आज आपको अनम्यूट नहीं करूंगा, सो प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। आज अनम्यूट नहीं करूंगा। Meanwhile, currently, I mean, somebody has written that he didn't go to the washroom as well. I mean, when you are speaking, they don't want to miss your any of the words that you are speaking. Kind of you. So, अब चले जाइए। नो नो, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत इनफैक्ट मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है दैट आई एम एबल टू स्पीक टू द एमएफटी कम्युनिटी डायरेक्टली, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे आज फाइनेंशियली फ्री बैठा हुआ हूँ। सो आई ओ अ लॉट टू द एमएफटी कम्युनिटी एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इट। Karan, what is the next immediate step MFD should take? Look at the portfolios of every client very carefully, और जो महंगा लगे पोर्टफोलियो में उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने लगिए। एंड एनएफ ओके, अगर आप में से किसी ने मेरे टॉक्स सुने हो 3 साल पहले, तो मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था मेरे पोर्टफोलियो में 3 साल पहले था मैन्युफैक्चरिंग, मैंने ऐड कर दिया था, फुल पोर्टफोलियो मैन्युफैक्चरिंग था, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, मोस्टली फोकस वाज ऑन मैन्युफैक्चरिंग 3 से 4 साल पहले। सो मेरे पोर्टफोलियो में क्या था, एंड द रीजन व्हाई आई एम गिविंग दिस इज द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू is to share something very personal. So 4 years ago, what was I buying through my advisor? We were buying Castrol, Bosch, ABB, KSB pumps. And what was the world buying? Banking, SBI, Kotak, Axis, HDFC. I don't have a single banking stock. Not to say कि banking खराब है, but 4 साल पहले when we were building manufacturing, 2 साल तो हमारे रिटर्न ही नहीं बने। जितने भी मैंने आपको स्टॉक बोले हैं ना, चले नहीं 2 साल के लिए, फिर पिछले 2 साल में चले हैं। और ये मैं 4 साल से कहता आ रहा हूं कि उस वक्त मैंने कहा था प्लीज बाय मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज बाय थिंग्स दैट जहां पे मेक इन इंडिया काम आएगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ वो मेक इन इंडिया वाला वो जो पोर्टफोलियो है दैट हैज रन इट्स कोर्स। तो जितने भी आप एनएफओ आप देख रहे हैं, आप कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, डिफेंस, इन सब में स्टोरी है, मगर ज्यादातर स्टॉक बहुत महंगे हो गए हैं। So now you have to readjust, go back to basics. Please start looking at large cap stocks, large cap funds, start looking at pharma companies, start looking at pockets of IT. पैसे शायद ना बने उतने अभी, मगर अगर कुछ स्ट्रक्चरल इशू हो गया, अगर कुछ गिर गया, तो यही काम आएगा आगे जाके। So that's what I would suggest. Please add fixed income, गिल्ड फंड ऐड करिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्क फ्री 7.5% मिल रहा है, रिस्क फ्री। तो गिल्ड फंड ऐड करिए और बैलेंस एडवांटेज वाले स्ट्रक्चर्स करिए। बेसिकली प्योर इक्विटी पे अपना रन अच्छा हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट कैन नॉट बिकम 1 लाख, आराम से हो सकती है, यहां से कुछ भी हो सकता है, बट अपना काम है टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो। बट करण, हो क्या रहा है ना कि अभी हमारे से ज्यादा इन्वेस्टर फोमो में है, मतलब वो रिटर्न चेस कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सो उस केस में आपको ये करना है दैट यू हैव टू
डॉक्यूमेंट योर एडवाइस देन, बिकॉज ये टाइम बदलेगा। राइट जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो वो टाइम आएगा ही आएगा। ये रूल है, अपने अपने धंधे का असूल है ये, राइट कि अगर हमने बहुत अच्छे टाइम दिए हैं तो टफ टाइम भी आने वाले हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, ये यही कारण है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर सभी अच्छा होता तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। वेरी ट्रू एंड मिलिंद भाई, जस्ट टू ऐड, जो आपने पूछा ना एमएफडी को क्या करना चाहिए, मैं सालों से बोलता आया हूँ सबको कि हमारा और क्लाइंट का जो कन्वर्सेशन होता है ना, उसको रिकॉर्ड करो, उसको पॉइंट वाइज रिकॉर्ड करो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम क्लाइंट का गोल प्लानिंग आज के हिसाब से करते हैं और क्लाइंट का गोल ही चेंज हो जाता है। मतलब बाहर निकलेगा आपके ऑफिस, उसका गोल चेंज हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंट इट दैट you have recommended this fund, why have you recommended this fund, and what was the reason for recommending this fund। ये मैं सबको बोलता आया हूँ, इसको रिकॉर्ड करो। बिकॉज होता क्या है ना कि आपने क्लाइंट को प्रॉफिट बना कर दिया, बोलता है आपने क्या किया, तो बाजार ने किया है। और जब नुकसान होता है बोलते हैं देखो तुमने एडवाइस क्यों नहीं किया बराबर से। ऑब्वियसली वी आर नॉट इनटू एडवाइजरी बिजनेस, बट देन क्लाइंट ऑलवेज से कि भाई तूने बताया नहीं ठीक से। किसी भी फॉर्म में इसको डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एंड करिए। डॉक्यूमेंट। सी, अपना दिल साफ होना चाहिए इस पॉइंट पे। राइट, हमारा नियत क्या है, हमारी नियत क्या है, पूरी बात नियत पे आ जाती है। अपनी नियत है कि क्लाइंट को आगाह करें, उसको वार्न करें कि बॉस एक टाइम के बाद अगर आप ले रहे हो तो उसका पैसा है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बट यू हैव टू बी ट्रू टू योर बिजनेस। आप व्हाट यू स्टैंड फॉर, एंड आई थिंक करंटली वी हैव टू स्टैंड फॉर, my guess is right now is the time to protect risk, manage risk, don't look for best performing returns. Now is the time to manage risk. जिसने अभी मैनेज कर लिया रिस्क, वो अगले 10 साल तक धंधे में रहेगा। ग्रेट करण, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज बेटर फॉर इंडिया, बाइडेन और ट्रम्प? ट्रम्प, अनडाउटेडली ट्रम्प। ट्रम्प इज वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड बिकॉज उसके 4 साल में एक भी युद्ध नहीं हुआ। यस उसने रशिया को कैटेगोरिकली बोल के रखा था, यूक्रेन को तो साफ तरीके से बोल दिया था कुछ भी हो जाए आप नेटो ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, मतलब आई डोंट हैव टू स्पीक अबाउट दिस। ट्रम्प इज द बेस्ट फॉर अस, ही इज द वन हु कॉल्ड आउट चाइना, he is the one who said कि China is the one that is creating all the problem in the world with semiconductors. He is the one who reached out to India. He is the one who put Pakistan on the grey list. So in every possible way, Trump is the right guy for India. करेक्ट। एंड फ्रॉम डे वन मिलिंद भाई, एक्चुअली जब से बाइडेन आया भी था ना, तो तभी से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। एंड इट इज हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकली है कि जब भी इनकी पार्टी आती है ना, सो दे डू नॉट हैव फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। ट्रू। करण, व्हाट आर द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा डरने वाली चीज अभी क्या क्या दिख रही है आप? तो मैं इसको, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बोलूंगा, वन एज अ नेशन एंड वन फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स। दोनों को सेपरेट करते हैं, बिकॉज दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो वो क्वेश्चन की अहमियत कम कम हो जाएगी। द रिस्क आई सी टू द कंट्री इज what I call as, and ये नया रिस्क नहीं है, this is a risk that we've been having now forever. This risk is all about power at any cost. And इसके ऊपर ना मैंने कुछ साल पहले प्रेजेंटेशन बनाया था on, अगर आपको, so let's step back a bit. If you want to become a developed nation by 2047, यही आइडिया है ना, प्रधानमंत्री मोदी बोल क्या रहे हैं कि अपने को 2047 में एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए। तो डेवलप्ड नेशन की शक्ल क्या होती है, what is the definition of a developed nation, like क्या होना चाहिए? So it's a 20-25 साल का टाइम है to become a developed nation. In that process of becoming a developed nation, आपको लगता है कि दुनिया आपको आराम से बनने देगी डेवलप्ड नेशन? नहीं। Because अगर आप डेवलप्ड नेशन हो गए तो you will easily be the second largest economy in the world. Easily. You will have to become a 20, 25, 30 trillion dollar economy. You have to become. और कोई तरीका ही नहीं है. Your per capita income has to become $14,000-15,000 जो आके आज जो $2,000 पे, you have to become $15,000. 4 गुना बढ़ना पड़ेगा. You will have to become the powerhouse of manufacturing. उसके बगैर हो नहीं सकता. Jobs नहीं आएंगी. So अगर आप डेवलप नेशन बनोगे तो किसी को तो अंडर डेवलप बनना पड़ेगा ना. So the biggest risk we run is that powers will try to make sure that they come into existence at any cost. But this is not new.
ये चलता आ रहा है, ये हमारे देश के साथ 500 साल से 700 साल से चलता आ रहा है। सो जैसे वो प्लेबुक यूज होता है, अब उसको काउंटर करना भी समझ गए हैं। एंड दैट इज वेयर आई थिंक दैट द biggest risk we run is when we don't recognize the importance of how crucial our one vote is. And I say this with no, please don't get me wrong again out here. I don't mean to be, I mean, I'll try my best to stay away politically, but 20 seats here and there in 2024, 20 seat either udhar, potentially Mamata Banerjee could be prime minister or home minister of this country. Yes, seen your post on LinkedIn about this. Yes. Just 20 seats, right? That's the risk we run of not recognizing the power of the vote. And the Indian voter is supremely smart. You have to give full credit. अगर इस बारी भाजपा की या एनडीए की 240 सीटें आई हैं तो पूरा क्रेडिट श्रेय वोटर को जाना चाहिए। यू कैन नॉट से कि वोटर बेवकूफ है, नॉट एट ऑल। यानी कि कमी पॉलिटिकल पार्टी में रही होगी, वोटर में नहीं रह सकती। So the risk is that you have to constantly up your game. मतलब सारे प्रयास होने के बाद भी अगर हम 240 लेके आए हैं तो दैट इज गुड एक्चुअली। एग्जैक्टली आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये जो 240 सीटें हैं, ये सारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, ऑपोजिशन के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, लोगों के लिए ये एक्चुअली अच्छा रिजल्ट है। जिस दिन ये रिजल्ट आया, एज अ पर्सन आई फेल्ट कि ये हो क्या रहा है, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट आप प्लीज रिमेंबर करिए कि एटलीस्ट 17-18 करोड़ लोगों ने वोट दिया होगा टू दी ऑपोजिशन बाय लॉजिक। आई एम जस्ट गिविंग, बस 18 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोगों के पास अगर वो आउटलेट ही ना मिले अपनी बात रखने की, नाउ दे नो कि दे हैव पावर इन द पार्लियामेंट। राइट। So that's one risk that we have to counter, and you counter it every time with the power of your vote. And the other the risk I see is ये events होते रहेंगे, but what I find very interesting is जितने भी event हुए हैं, the central government, the home minister, and that whole structure has not responded to it. There is something very unique about this. And I am still trying to learn this because मेरे को ये समझ में नहीं, मेरे को उतना, ये एक नया एक तरीका है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, यूक्रेन में 200 प्रोटेस्टर्स मर गए, प्रेसिडेंट बदल गया। शेख हसीना 200 प्रोटेस्टर्स मर गए, प्रेसिडेंट बदल गया। अल्जीरिया, सीरिया, लीबिया, इराक, सारी की सारी जगह में देयर इज अरब स्प्रिंग, सारे के सारे लीडर बदल गए। बट इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उन पे किसी ने लाठी तक नहीं चलाई है, गोली बहुत दूर की बात है। ट्रू। सो दिस इज वन। ऑन कैपिटल मार्केट्स माय बिगेस्ट रिस्क इज मार्केट, मेरे को तो महंगा डेफिनेटली लग रहा है। तो बूमिंग टाइम में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बस मिस्टेक से बचिए। और देखिए, रिमेंबर वन थिंग, दैट अपना जो रियल काम चालू होता है ना, वो 2008 में होता है, कोविड के टाइम पे होता है, 2013 में होता है। बिकॉज बाकी टाइम में तो इन्वेस्टर ही फंड मैनेजर बन जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो मतलब मंदी आती है तब ढोल नगाड़े बजा के नहीं आती है, और तभी उनको हमारी याद आती है। राइट राइट राइट। और करण, और एक सवाल मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि ये जो कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट फंडिंग्स हो रहे हैं जो अपने कंट्री को डिवैल्यूएट करने के लिए, तो ये गवर्नेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं या कोई बड़े कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग आ रहा है, हिंडनबर्ग हो गया, एवरीथिंग। मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है, क्या क्या है? क्योंकि किसान आंदोलन में भी हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये खुद का पैसा नहीं है, जो मीडिया में भी सुन रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी आपने एक बंदे को जॉबलेस बना दिया 10 साल से, और 5 साल और रहेगा जॉबलेस, तो 15 साल के लिए आपने एक पूरा स्ट्रक्चर को जॉबलेस बना दिया, तो वो कभी ना कभी तो रिवोल्ट करेंगे ही। एंड मनी इज बीइंग यूज्ड टू बिल्ड, ओके, ये सब छोड़िए, लेट मी कम बैक टू माय फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड। मैंने आपको सबसे बड़ा मेरा कंसर्न क्या बोला था? जितने भी प्रकार ऑफ वॉर हो रहे हैं, नैरेटिव वॉर, उस पे इतना पैसा खर्च होता है कि कौन क्या नैरेटिव बना रहा है।
एंड उस नैरेटिव वॉर में सबको पावर में आना है, पूरा गेम ही पावर में है. हु Right. रन्स द कंट्री? सो दे विल, everyone will do whatever it takes to remain in power or to come to power. दुकान बंद होगी तो दर्द तो होगा. हाँ, सो उस केस में आपको सपोर्ट भी मिलेगा. अच्छा, अब देखिए, अगर आप जा रहे हैं, अगर मोदी जी जाके पुतिन को गले मिल रहे हैं 2 हफ्ते पहले, और पूरा का पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे लड़ाई कर रहा है पुतिन के साथ, अब अमेरिका इंडिया से खुश होगा या नाराज होगा? बट ऑब्वियस नाराज होगा. बिल्कुल. तो वो कुछ हमारे को उंगली करेगा या नहीं करेगा? ट्रू. तो दे हैव टू शो के बॉस हुज पावर, सुपर पावर कौन है? अमेरिका. दे हैव टू उंगली अस. उंगली नहीं करेंगे तो उनकी औकात नहीं रहेगी. तो वेरी दैट्स ट्रू. व्हाई आई कीप कमिंग बैक एंड सेइंग, आई हैव टोल्ड दिस टू माय फैमिली मल्टीपल टाइम्स. हर रात को ये डिस्कशन होता है. मैं उनको बोलता हूँ ये सब बहुत बेसिक लेवल पे काम हो रहा है, इसका मल्टीपल टाइम्स होने वाला है. मतलब पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर तो नहीं, ये तो ट्रेलर भी नहीं है. मतलब ये सारी चीजें चलती रहेगी और हम एक अच्छी इकोनॉमी के तौर पे देखिए, उभर के आगे आएंगे. जैसे मार्केट में रोज कुछ ना कुछ होता है, बट राइट. फाइनली ओवर 10 years, over 20 years, and now proven after 30 years, this market has got funds which are up 400 times. यही है देश. That is the story of this country. ट्रू. 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 And Karan, what is your view on gold and these commodities, gold and silver and wood? That should that be a part of our portfolio? So honestly, मैं उस पे ज्यादा बिल्कुल, मैं I'll tell you what I only focus on, only on fixed income and equity, because to my mind वो ही sources of investment हैं. बाकी सब, see, gold is an ornament, real estate is घर जहाँ पे आप रहते हो, insurance is for life protection, and everything apart from that is investment. Two things: fixed income and equity. So if you ask me, my whole world is about fixed income and equity. मेरे को क्रिप्टो नहीं समझता, मेरे को गोल्ड नहीं समझता, मेरे को कुछ बाकी नहीं समझता. थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम और इक्विटी समझता है, और वहीं पे इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि वो ही एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है. सो अगर गोल्ड खेलना भी है तो आजकल काफी इंटरेस्टिंग फंड्स आ गए हैं जिसमें वो एसेट एलोकेशन वाले फंड्स हैं. तो अगर करना ही है तो उनके थ्रू करिए. राइट. उसमें सारी चीजें आ जाएगी. सब मतलब कुछ आ जाता है. तो यस. यू नो इतना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. वो एक फंड लीजिए, दैट्स लाइक आई वाज सेइंग, बैलेंस एडवांटेज जैसे स्ट्रक्चर बहुत हैं एसेट एलोकेशन वाले फंड्स. यस. BAF and MAF are the good option. हाँ जी. Right. 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 Great. 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 Anything else? यहाँ पे बहुत सारे. काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रॉथशाइल्ड एंड जॉर्ज सोरस एंड एटसेट्रा Yes. एटसेट्रा. मैंने वही कवर करने का कोशिश किया किसी का नाम लिए बगैर. नहीं, तो वो चलेगा, दैट्स ओके. सो देखिए, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, दे ऑल कॉल द डीप स्टेट. अभी हम लोग भी ज्यादा ही क्रेडिट दे देते हैं एक 95-year-old मैन को, जॉर्ज सोरस, की वो जैसे पूरी दुनिया वही चला रहा हो, शायद चला भी रहा हो. बट हमारे देश में भी काफी कमियां हैं. अगर आप देखो तो लोग उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. गरीबी कोई कम तो है नहीं, सबसे ज्यादा गरीबी इस देश में है. आप कहीं पे भी कार उठा के चले जाओ, आपको गरीबी गरीबी दिखेगी. सो बट व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो एक गरीब का वोट एंड मुकेश अंबानी का एक वोट दोनों सेम है. ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी गेट्स 1 लाख वोट्स एंड जो गरीब है उसके एक ही वोट हो गए. सो वोट सबके एक ही हैं. इन दैट यू हैव टू फाइंड योर वे थ्रू. अपने जो जितने भी चैलेंजेस हैं, दैट इज व्हाई आई थिंक सम ऑफ द मोदी प्रोग्राम्स हैव बीन क्वाइट स्टनिंग. फॉर एग्जांपल, ये टॉयलेट वाला प्रोग्राम, या अगर आप कभी गांव में जाओ तो आप देखोगे कि आवास योजना, जो गांव में पीएम आवास योजना ये चलती है, ये देखा है मैंने. घर छोटे छोटे गांव में ये बने हैं. आयुष्मान कार्ड, इतने सारे अभी इंश्योरेंस के कार्ड 5 लाख वाले बने हुए हैं कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं. अब जो डिजिटल पेमेंट होती है, वो वो एक तो डेवलप्ड नेशन ने करनी चाहिए थी, सबसे गरीब देश ने कर दी. सो मेरा कहने का मतलब है, हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद स्टेप्स तो हम ले ही रहे हैं टू कम आउट ऑफ इट. बट दुनिया अलग ही लेवल पे खेल रही है, उनके प्रॉब्लम ही अलग हैं. सो वी विल टेक सम टाइम. एंड मैं
point to everyone is this nation doesn't move fast. It's not a fast moving nation. When it moves, then 140 crore people move with it. That is our strength. वेरी Mass is our strength. ग्रेट। करण जी, ये एक लास्ट बात दोस्तों को बताना आपके थ्रू चाहता हूँ कि ये सेक्टोरल जो अभी फैंसी एनएफओज आ रहे हैं उसके बारे में सर आपका एक व्यू दे दीजिए। तो एक मैं तो क्वेश्चन बहुत मैं बोल पढ़ रहा हूँ, ये जिगर शाह का एक क्वेश्चन है, जिगर जी का क्वेश्चन है, ऑर्डर बुक ऑफ डिफेंस स्टॉक्स इज ह्यूज, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मोदी जी ने भी बोला है कि डिफेंस सेक्टर विल डू मोर एक्सपोर्ट्स, एंड बिल्कुल बात सही है। सो उसके एनएफओ वगैरह भी हैं। सो मैंने ये भी बोला था कि डिफेंसिव स्टॉक लीजिए, डिफेंस के स्टॉक मत लीजिए। सी उसका कारण सिंपल है कि ऑर्डर बुक कम नहीं होने वाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्डर बुक कम होने वाली, हम अगले 10 साल में हम और भी एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी, मगर उसको तो आपने आज ही डिस्काउंट कर दिया ना। नाउ यू हैव टू वेयर, नाउ यू कैन नॉट वेयर अ नेशन लवर्स हैट, नाउ यू हैव टू वेयर अ प्रोटेक्टर ऑफ कैपिटल्स हैट। अगर योर कंट्री इज सेफ, नाउ यू हैव टू कीप योर पोर्टफोलियो सेफ। एंड टू माई माइंड डिफेंस स्टॉक्स में जो ऊर्जा थी वो तो काफी कैपिटलाइज हो चुकी है, वो कैप्चर्ड है, स्टॉक में कैप्चर्ड है, टू सम एक्सटेंट इट्स कैप्चर्ड। और डेप्थ भी ज्यादा नहीं है, शायद 20-25, ज्यादा 35 स्टॉक्स होंगे, तो वो डेप्थ भी थोड़ी सी कम है। तो वी हैव टू फाइंड समथिंग दैट विल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको टोटली डिसंगेज कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नया पैसा कहाँ डालना है। द क्वेश्चन इज नया पैसा कहाँ डालना है, उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ दिख रही है। सो फार्मा में बार बार फार्मा बोल रहा हूँ, एक स्टॉक है जैसे डॉक्टर रेड्डीज, लार्ज कैप स्टॉक है, वो 22 के पी पे ट्रेड हो रहा है, राइट। आईटीसी है, छोटे पी मतलब कम पी पे ट्रेड हो रहा है। सो अपने को धीरे धीरे कुछ पॉकेट्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। और आईटीसी कोई फार्मा कंपनी तो नहीं है, वो सिगरेट कंपनी है, तो वो सिगरेट वाले सिगरेट पियेंगे तो फिर डॉक्टर रेड्डीज दवाई बेचेगी। ट्रू ट्रू ट्रू। सो एनएफओस का मैं एक आपको बता देता हूँ, एनएफओस ना हमेशा पीक पे ही आते हैं, सेक्टोरल एनएफओस हमेशा पीक पे आते हैं, ये तो दिस आई कैन सेफली से, मतलब दिस इज अ साइन कि ये पीक है। दिस इज अ साइन कि ये पीक है। वो आज हो या 1 साल के बाद हो, आई डोंट नो, बट दे हैव नेवर एवर कम। मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई एक एनएफओ नहीं देखा है, शायद एक पहली बार देखा है कल परसों, डीएसपी का ये एक निफ्टी 10 स्टॉक्स, 10 लार्जेस्ट स्टॉक्स का एक फंड इन्होंने इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन सबसे कम है अभी। मेरे हिसाब से मैंने पहली बार एक एनएफओ देखा है जो कि काउंटर इंट्यूटिव हो, काउंटर साइक्लिकल हो। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि एनएफओ सही टाइम पर हो। ग्रेट सर। सो लेट्स कंक्लूड द डे। काफी करीबन 2 घंटे से हमारा सेशन चला है। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेशन एवर वी हैव अटेंडेड। 1021 सेशन करण भाई हो चुके हैं हमारे कंटिन्यूअसली, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशंस। And thank you very much for your time. Love sir, your final remarks. Love sir, again your final remarks. No, so thank you मिलिंद भाई, again thank you करण, and it was very interesting session। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि मुझे भी करण को सुनना था, तो मैं सोचा मैं अकेले क्यों सुनूं। Right. Let us utilize this time for 300, 400, 500 MFD friends, and yes, as he said, India is at an inflection point, geopolitics में भी, economics में भी, और आगे का जो दशा है ना वो हमारी दिशा को तय करेगा। So thank you so much for the time, and I'll just end by saying that we are in safe hands. Now you become the safe hands for your customers. Great. Super thought. Super thought. So thank you very much, Karan, Love sir, and entire task force team, and all the wonderful participants. Thank you all. See you next week, same time, same place. Thank you all. Thank you. Thanks a lot. Bye. Arun ji कह रहे हैं I walked 4 kilometers during the session. Great, great, great. One is not going to washroom, one is walking 4 kilometers. That's great. Great session. So friends, बहुत सारी चीजें ऐसी जो करण भाई ने बताई है ना, अगेन मतलब अगर ध्यान से सुने तो बहुत सारे इशारे भी है सेशन के अंदर। हम सभी को कहीं ना कहीं इसको नोट करना है। एंड
होप कि हम सभी को ये कहीं ना कहीं यूजफुल होगा हमारे क्लाइंट के साथ में डिस्कशन में भी. तो थैंक यू. एंड नेक्स्ट वीक वी हैव अ सेशन ऑन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. सो स्टे ट्यून. आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, वो भी शानदार सेशन है बेस्ड ऑन 2 गुड बुक्स. That will also will be a great value addition for our fraternity. So stay tuned. Actually, the series of great sessions is going on. और वो Yes, होने वाला है. There are a lot of powerful sessions lined up from your business perspective and to how to grow your business and how to grow your team and जो बाकी जो चीजें आपके टीम लिए बिल्डिंग पे भी सेशन आ रहा है, मार्केटिंग पे भी एक सेशन आ रहा है. मतलब बहुत शानदार सेशन लाइंड अप है. सो स्टे ट्यून. यस, करण सर का ट्विटर हैंडल मैं शेयर करता हूँ सारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में. अरे And सर्च Kiran करो sir was there last to करण last भाई में हमारे पॉपुलर. राष्ट्रीय में थे and it was a fantastic session. Karan sir share the same kind of vibes. वो टाइम पे भी उन्होंने वही काइंड ऑफ charismatic प्रेजेंटेशन दिया हुआ है. श्योर 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 श्योर. चले फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट. सी यू सून, सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक. भाई रुक जाओ, अपने 5 लोग. हितेश, एक फोटो खींच ले भाई. 5 लोग हैं. हरेश भाई भी आ गए. चलिए, डन. थैंक यू ऑल.